2023 में आपका स्वागत है। अगस्त 2023 की विजन की मंथली मैगजीन को हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आज व्यवस्था एवं शासन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। उसके पश्चात बहुत सारे बिंदुओं के साथ इस हमको पढ़ेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस की तरफ जल्दी से कदम बढ़ाते हैं और पहले टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। राज व्यवस्था एवं शासन पहले ही अधिनियम के बारे में बताया गया है। पहले अधिनियम का नाम यहाँ पर जो है वह डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP एक्ट 2023 को मंजूरी दी है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद में निजता प्राइवेसी को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। 2017 में निजता को जो है मान्यता मिल गई एक मूल अधिकार के रूप में, जो प्राइवेसी जो है वो एक मौलिक अधिकार हो गया है। किस आर्टिकल के अंतर्गत है आप कमेंट करके बताइए मुझे। KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद। इसके बाद न्यायमूर्ति श्री कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने 2018 में व्यक्तिगत डेटा पर संरक्षण यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन तो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक का शुरुआती मसौदा प्रस्तुत किया था। इसके बाद में 18 में न्यायमूर्ति श्री कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने इसका मसौदा तैयार किया, प्रस्तुत किया। इस समिति का गठन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MeitY के द्वारा किया गया था। बाद में सरकार ने इस मसौदे को संशोधित किया और इसे व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 के रूप में यानी कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के रूप में संसद में पेश किया। तो कुल मिला के 17 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार बना दिया निजता को। 18 में निजता के अधिकार के लिए न्यायमूर्ति श्री कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने मसौदा तैयार किया। 2019 में विधेयक प्रस्तुत किया गया। इसके बाद इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों के समक्ष उसकी संयुक्त समिति जॉइंट जो पार्लियामेंट कमेटी है उसके समक्ष रखा गया और उसके पास भेजा गया। संसद की संयुक्त समिति ने इस विधेयक में व्यापक बदलाव किए और इस प्रकार जो है ये विधेयक 2019 को समिति के द्वारा बदलावों का हवाला देते हुए 2019 में सरकार ने इस एक्ट को वापस ले लिया। MeitY ने जनता की राय जानने के लिए DPDP विधेयक 2022 का एक मसौदा जारी किया। फिर से मसौदा प्रस्तुत किया गया और इस बार जो है ये MeitY ने किया। MeitY यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी और सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा मसौदा प्रस्तुत किया गया DPDP विधेयक 2022 के लिए और इस पर जो है जनता से राय मांगी गई। फिर ये मसौदा विधेयक संसद में पारित हुआ और DPDP अधिनियम जो है एक्ट 2023 बना। तो पहला प्रयास असफल रहा और दूसरे प्रयास में इसमें सफलता मिल गई। DPDP अधिनियम का महत्व समझें तो इसके जरिए कम से कम व्यवधान के साथ डेटा सुरक्षा से जुड़े कानून लागू डेटा फ्यूडिशरीज द्वारा डेटा के उपयोग के तरीके की जरूरी परिवर्तन सुनिश्चित किया गया है। यानी कि कम से कम व्यवधान के साथ कोई व्यवधान न आए ऐसी स्थिति के साथ डेटा सुरक्षा से जुड़े कानून लागू करना, मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो ऐसी स्थिति में इस तरह से जो है डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना और डेटा फ्यूडिशरीज द्वारा डेटा के उपयोग उसके एप्लीकेशन के तरीके में जो है ज़रूरी परिवर्तन के साथ इसको सुनिश्चित करने के लिए किया गया। इसके अलावा DPDP अधिनियम का महत्व ये है भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा इससे। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था जो है डिजिटल इकोनॉमी के लिए ये आवश्यक है, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए भी आवश्यक है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये। इसके अलावा ईज ऑफ लिविंग जो है और साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा। ईज ऑफ लिविंग का मतलब जीवन में सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब व्यवसाय करने में सुगमता, इसको बढ़ावा देगा। अब हम बात कर लेते हैं DPDP सिद्धांत या अधिनियम के इसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स है जिस पर ये बात करेगा। तो DPDP यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन
सहमति के आधार पर कानूनी रूप से मान्य और पारदर्शी तरीके से व्यक्तिगत डेटा के उपयोग का सिद्धांत, उद्देश्य तक सीमित रहने, डेटा न्यूनीकरण, डेटा सटीकता सिद्धांत, भंडारण सीमा सिद्धांत, उचित समय सीमा निश्चित करने वाले उपाय और जवाबदेही का सिद्धांत, इतने आदि सिद्धांत जो हैं इस डीपीडीपी के तहत 7 सिद्धांत बताए गए हैं। और 7 सिद्धांतों की बात मैं फिर से आपके समक्ष रखता हूँ। सबसे पहला सिद्धांत जो है वो है उद्देश्य तक सीमित करने का सिद्धांत, पर्पस लिमिटेशन। मतलब यह है कि व्यक्तिगत डेटा का उपयोग केवल डेटा प्रिंसिपल की सहमति के प्राप्त करने के बताए गए समय बताए गए उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। मतलब प्राप्त करने के समय जो है इसका उपयोग केवल बताया गया उसी उद्देश्य के लिए, यानी उद्देश्य सीमित करने का सिद्धांत इसमें दिया गया है। कि मान लो आपने आधार कार्ड बनाने के लिए किसी से डेटा लिए हैं, उसकी फ़ोटो, फिंगरप्रिंट वगैरह, तो आधार कार्ड बनाने के बाद में उस डेटा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने जिस उद्देश्य के लिए लिया है वो उद्देश्य आपका खत्म हो गया है। दूसरा, डेटा न्यूनीकरण का सिद्धांत इसमें दिया गया है, यानी कि मान लो आधार कार्ड बनाने के लिए फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है तो आपको फ़ोटो नहीं लेना है। जितना कम हो सके उतने कम डेटा के साथ काम चलाना चाहिए, जितने से काम चल सकता है। अत्यधिक या अतिरिक्त डेटा की आवश्यकता नहीं लेनी चाहिए। केवल उतना ही व्यक्तिगत डेटा एकत्र करना चाहिए जिससे निर्धारित उद्देश्य की आपूर्ति हो जाए, उद्देश्य के लिए जो आवश्यक हो। तीसरा है डेटा सटीकता का सिद्धांत। इसमें यह सुनिश्चित करना हो कि डेटा सही हो और अपडेटेड हो। चौथा है भंडारण सीमा का सिद्धांत। डेटा को केवल तभी तक भंडारित करना चाहिए जब तक निर्धारित उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता हो। आवश्यकता के उपरांत डेटा को जो है भंडारित नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा अगला सिद्धांत है उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय इसमें रखने चाहिए। इसके अलावा लास्ट 7वां है वो है जवाबदेही का सिद्धांत, डेटा सुरक्षा के सिद्धांत और डीपीडीपी यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में उचित प्राधिकरण द्वारा न्याय निर्णय तथा दोषी पर दंड आरोपित करके जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। ये सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं इस डीपीडीपी एक्ट के बारे में। डीपीडीपी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग को विनियमित करना है। इसमें व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण के अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है और केवल वैध उद्देश्यों के लिए ही डेटा प्रोसेसिंग की जाएगी। वह डेटा जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है व्यक्तिगत डेटा कहलाता है। यह अधिनियम निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का संरक्षण करता है, पर्सनल डेटा का संरक्षण करता है। कौन कौन से ये अधिनियम? एक तो डेटा प्रोसेसिंग यानी कि डेटा पर संग्रहण, भंडारण, उपयोग जो है प्रोसेसिंग के लिए डेटा फिड्यूसरीज पर कुछ उत्तरदायित्वों का निर्धारण करता है। यानी जो डेटा को प्रोसेसिंग करने वाले व्यक्ति, कंपनी, सरकारी संस्था होती है जो प्रोसेसिंग करती हैं वो डेटा फिड्यूसरीज होती हैं। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? व्यक्ति डेटा संग्रहित करना, डेटा का भंडारण करना, डेटा का उपयोग करना। तो जो भी डेटा को भंडारित करता है वो डेटा फिड्यूसरी होता है, चाहे वो पर्सनल व्यक्ति हो, कोई कंपनी हो, कोई सरकारी संस्था हो। वो फिड्यूसरीज जो होती हैं उनके लिए कुछ उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, उन पर जवाबदारी डाली गई है। क्या डाली गई है कि डेटा प्रोसेसिंग एक प्रक्रिया है, इसमें रॉ डेटा को इकट्ठा किया जाता है और उपयोगी जानकारी में बदला जाता है। ये डेटा प्रिंसिपल जो है, डेटा स्वामी जो होगा वो अपने व्यक्ति जिससे डेटा संबंधित है उसके अधिकार और कर्तव्य भी निर्धारित इसमें है। साथ ही अधिनियम अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के उल्लंघन के लिए वित्तीय दंड का भी प्रावधान करता है। ठीक है, अधिनियम के मुख्य प्रावधान इसमें अगर बताऊं मैं तो इसमें एक तो किस पर लागू होगा वो बताया गया है, सहमति की बात इसमें की गई है। भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड का इसमें जिक्र किया गया है। इसके अलावा डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और कर्तव्य बताए गए हैं, डेटा फिड्यूसरीज के दायित्व लिखे गए हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरीज कौन कौन सी उसके बारे में बताया गया है। अधिनियम के तहत दी गई छूट भी बताई गई है। बालकों के व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेस अलग से बताई गई है। भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा का हस्तांतरण बताया गया है और जुर्माना भी इसमें बताया गया है। एक एक करके सभी को हम समझेंगे। ये पूरा का पूरा डेटा इस एक्ट में मतलब बताया गया है। किस पर लागू होगा? एप्लीकेबिलिटी इसमें बताई गई है। इसके भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर लागू होंगे जहां कोई डिजिटल ऑनलाइन के रूप में एकत्र करता है, कोई डेटा डिजिटल या ऑनलाइन रूप में एकत्र किया गया हो। ठीक है, व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर लागू होंगे। कोई डेटा ऑनलाइन एकत्र किया हो तो भी लागू होगा। कोई डेटा गैर डिजिटल यानी ऑफलाइन एकत्र किया हुआ उसके बाद उसे डिजिटलीकृत किया हो तो भी लागू होगा। इसके प्रावधान भारत के बाहर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर भी लागू होंगे यदि उस प्रोसेसिंग का उद्देश्य डेटा का उपयोग करके भारत की वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध कराना है। भारत से जुड़ी चीज़ों पर लागू होगा, चाहे वो भारत में हो, बाहर हो, डिजिटल हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, जो भी हो। इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे। किस पर लागू नहीं है? किसी भी व्यक्ति उद्देश्य के लिए प्रोसेस्ड कोई ऐसा डेटा किसी भी व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए, पर्सनल उद्देश्य के लिए प्रोसेस्ड किया गया डेटा जो है उस पर ये लागू नहीं होंगे। ये डेटा प्रिंसिपल खुद अपना डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है। ठीक है,
व्यक्तिगत डेटा पर लागू नहीं होगा, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए डेटा पर लागू होगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति कानूनी दायित्व के तहत किसी व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है तो पर भी नहीं लागू होगा नहीं। मतलब कोई व्यक्ति जो है व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है तो फिर उस पर ये लागू नहीं होंगे, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारियों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा सहमति की बात करें तो कंसेंट यानी कि डेटा प्रिंसिपल द्वारा दी गई सहमति के बाद व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है, वो भी केवल वैध उद्देश्य के लिए। हालांकि डेटा प्रिंसिपल को किसी भी समय अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार है। ठीक है, ऐसे मामले जिसमें सरकार की ओर से कोई लाभ सेवा प्रदान की जा रही है, चिकित्सा आपात जैसी स्थिति आए तो वैध उपयोग के लिए सहमति की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी। मान लो सपोज दैट कोई सरकारी आपात की स्थिति आ जाए तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति से डेटा जिससे एकत्र किया जा रहा है उसकी अनुमति लेना भी आवश्यक नहीं है। किसी बालक या दिव्यांग व्यक्ति के मामले में उसके माता पिता या कानूनी संरक्षक द्वारा अनुमति सहमति लेनी जरूर चाहिए। मतलब उस पर सहमति उससे प्रदान की जाएगी उस व्यक्ति के संरक्षक और बाल बच्चों के संरक्षकों से। इसके अलावा भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया DPBI की बात की गई। इसमें DPBI के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें निम्नलिखित कार्य उसको सौंपेंगे DPBI को, जैसे नियमों के उल्लंघन की निगरानी, उल्लंघन के मामलों में जुर्माना लगाना, डेटा की स्थिति में आवश्यक उपाय करने के लिए डेटा फिड्यूसरीज को निर्देश देना, प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों की सुनवाई करना। बोर्ड के सदस्यों को जो है 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा, वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब एक तो जो है DPBI डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ जो इंडिया है DPBI, उसके सदस्यों को जो है निगरानी करने का काम, जुर्माना लगाने का काम, आवश्यक उपाय करने के लिए निर्देश देने का काम फिड्यूसरीज को। इसके अलावा नई शिकायत की सुनवाई करने का काम, 2 वर्ष के लिए नियुक्ति होगी, पुनर्नियुक्ति भी होगी। DPBI के किसी निर्णय के विरुद्ध दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय प्राधिकरण में अपील की जा सकेगी। ठीक है, DPBI के निर्णय के विरुद्ध, मान लो DPBI ने कोई निर्णय लिया, उसके विरुद्ध जाकर के दूरसंचार यानी कि टेली कम्युनिकेशन डिस्प्यूट सॉल्विंग एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको हम क्या कह रहे हैं TDSAT इसको हम कह रहे हैं, उसमें अपील की जा सकेगी। TDSAT की फुल फॉर्म जो है वो मैं अगर आपको बताऊं तो TDSAT की फुल फॉर्म यहाँ पर TDSAT की फुल फॉर्म हो जाएगी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, इसमें की जा सकेगी। टेलीकॉम डिस्प्यूट है, टेलीकॉम मैंने टेली कम्युनिकेशन बता दिया, ये टेलीकॉम है। टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसके अलावा डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और कर्तव्य के बारे में लिखा गया है। डेटा प्रिंसिपल के पास व्यक्तिगत निम्नलिखित अधिकार होंगे, जैसे डेटा प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना, दूसरा व्यक्तिगत डेटा को सुधारने उसे हटाने की मांग करना। इसके अलावा एक डेटा प्रोसेसिंग को डेटा फिड्यूसरीज के पास कोई शिकायत दर्ज करने का अधिकार होगा। इसके अलावा मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में अधिकारों का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित करने का अधिकार होगा। डेटा प्रिंसिपल द्वारा झूठी या व्यर्थ की शिकायत दर्ज नहीं कराई जानी चाहिए, उसे कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए। कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर डेटा प्रिंसिपल पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। डेटा फिड्यूसरीज के दायित्व देखें तो फिड्यूसरीज यानी कि प्रोसेसिंग के उद्देश्य से जो डेटा को कलेक्ट करते हैं, उपयोग में लेते हैं, प्रोसेसिंग करने वाली संस्थाएं या व्यक्तिगत रूप से, सरकारी रूप से हो, कंपनी हो, कोई डेटा फिड्यूसरीज कहलाती हैं। निम्नलिखित दायित्व उसको दिया गया है, जैसे डेटा की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करना, क्योंकि वो ही कलेक्ट कर रही है, वो ही उपयोग में ले रही हैं, तो इसलिए उन पर यह दायित्व डाला गया कि डेटा सटीक ले लेंगे और आप पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने के बाद में लेंगे। ठीक है, पूर्णता सुनिश्चित करने के बाद में। इसके अलावा डेटा ब्रीच या उल्लंघन को रोकने के लिए डेटा ब्रीच नहीं होना चाहिए, डेटा बीच में से कहीं गायब नहीं होना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए। उल्लंघन को रोकने के लिए उचित सुरक्षात्मक उपाय भी डेटा फिड्यूसरीज को ही करने होंगे। इसके अलावा डेटा ब्रीच की स्थिति में DPBI यानी कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया और प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा उद्देश्य पूरा हो जाने और कानूनी रूप से उद्देश्य इसे बंद रखने की आवश्यकता नहीं होने पर व्यक्तिगत डेटा को डिलीट कर देना चाहिए। इसके अलावा देखें तो महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरीज यानी सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरीज SDF, केंद्र सरकार किसी डेटा फिड्यूसरीज को सबसे
किसी केंद्र सरकार किसी डेटा फिड्यूसरीज को महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी घोषित कर सकती है। वह अत्यधिक मात्रा में संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा का प्रबंधन करता है। डेटा प्रिंसिपल को नुकसान होने का जोखिम है। और भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, चुनावी लोकतंत्र, लोक व्यवस्था पर प्रभाव डालने की संभावना है। एसडीएम के पास डेटा सुरक्षा अधिकारी और एक स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नियुक्त करने और प्रभाव आकलन करने जैसे कुछ अतिरिक्त दायित्व भी दिए गए हैं। तो ये सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरीज, महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरीज, उनको क्या किया गया है, केंद्र सरकार किसी डेटा फिड्यूसरीज को महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी घोषित कर सकती है। स्पेशल डेटा या सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरीज को घोषित कर देंगे तो उसके क्या कर्तव्य हो जाएंगे, क्या दायित्व हो जाएंगे, क्या वो करेगी। अत्यधिक मात्रा में संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा का प्रबंधन करने का काम उसको दे दिया जा सकता है। इसके अलावा डेटा प्रिंसिपल को नुकसान होने का जोखिम हो और भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, चुनावी लोकतंत्र और लोक व्यवस्था पर प्रभाव डालने की संभावना हो तब। इसके अलावा एसडीएफ के पास यानी कि सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी जो इसके पास डेटा सुरक्षा अधिकारी और एक स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नियुक्त करने का तथा प्रभाव आकलन करने जैसे कुछ अतिरिक्त दायित्व भी होंगे। अधिनियम के तहत दी गई छूट देखें तो एग्जेम्पशन है, डेटा प्रिंसिपल के आधार और डेटा फिड्यूसरीज के दायित्व निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होंगे। सुरक्षा, संप्रभुता, लोक व्यवस्था आदि के हित में अधिसूचित एजेंसियां अनुसंधान, संग्रहण या सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए, स्टार्टअप या डेटा फिड्यूसरीज की अन्य अधिसूचित श्रेणियों के लिए, कानूनी अधिकारों और दावों को लागू करने के लिए, न्यायिक और विनियामक संबंधी कार्य करने के लिए, अपराधों को रोकना, उनकी जांच करने के लिए, विदेश अनुबंध के तहत गैर निवासियों नॉन रेजिडेंट्स के व्यक्तिगत डेटा को भी भारत में प्रोसेस किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार देश की रक्षा, सुरक्षा और लोक व्यवस्था में हित कुछ गतिविधियों के अधिनियम प्रावधानों से छूट दे सकती हैं। तो अधिनियम में दी गई छूटें किन किन में काम आ सकती हैं। डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और डेटा फिड्यूसरीज के दायित्व जो हैं निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होंगे। कब लागू नहीं होंगे? डेटा सुरक्षा के अतिरिक्त की बात होगी ना। डेटा सुरक्षा के अतिरिक्त जैसे मान लो सुरक्षा, संप्रभुता और लोक व्यवस्था आदि के हित में अधिसूचित एजेंसियों पर जो है ये लागू नहीं होंगे। अनुसंधान, संग्रहण या सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए लागू नहीं होंगे। स्टार्टअप्स या डेटा फिड्यूसरीज की अन्य अधिसूचित श्रेणियों के लिए लागू नहीं होंगे। कानूनी अधिकार एवं दावों के लिए लागू नहीं होंगे। इसके अलावा देखें तो न्यायिक या विनियामक संबंधी कार्य के लिए लागू नहीं होंगे। अपराधों को रोकना, उनकी जांच करने के लिए लागू नहीं होंगे। विदेशी अनुबंध के तहत गैर निवासियों यानी कि नॉन रेजिडेंट्स के व्यक्तिगत डेटा को भी भारत में प्रोसेस किया जाएगा, तब भी लागू नहीं होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार देश की सुरक्षा, लोक व्यवस्था के हित में कुछ गतिविधियों को अधिनियम के प्रावधानों से छूट भी दे सकती हैं। तो ये हैं डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और डेटा फिड्यूसरीज के दायित्व निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होंगे क्योंकि यह अधिनियम से दी गई छूट, एग्जेम्पशंस दी गई हैं। अब बात करते हैं बालकों के व्यक्तिगत डेटा प्रोसेसिंग की। किसी बच्चे के व्यक्तिगत डेटा प्रोसेसिंग करते समय डेटा फिड्यूसरीज को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए, जैसे प्रोसेसिंग संबंधी ऐसा कार्य जिससे बच्चे के कल्याण पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो। इसके अलावा बच्चे पर नज़र रखना, व्यवहार संबंधी निगरानी करना, उन्हें लक्षित करना, विज्ञापन करना, ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। इसके अलावा देखें तो भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा का हस्तांतरण देखें, यदि किसी व्यक्तिगत या किसी ये अधिनियम जो है सरकार द्वारा प्रतिबंधित देशों को छोड़कर भारत के बाहर डेटा हस्तांतरण की अनुमति देता है। जुर्माने की बात करें, पेनल्टीज की बात करें, यह अधिनियम कई अपराधों के लिए जुर्माने का प्रावधान करता है, जैसे बच्चों से संबंधित दायित्वों को पूरा न करने पर 200 करोड़ रुपये तक जुर्माना। इसके अलावा डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय न करने पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना यहाँ पर दी जाने की बात की गई है। ऐसे में अधिनियम की सीमाएं हमारे सामने आती हैं। तो कौन कौन से अधिनियम की सीमाएं हैं? देखिए, मूल अधिकारों का उल्लंघन इसमें हो रहा है। कैसे? राज्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा और आधारों पर जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे आधारों पर डेटा प्रोसेसिंग संबंधी छूट दी गई है। इसके कारण जितना आवश्यक है उससे अधिक डेटा का कलेक्शन, संग्रहण, प्रोसेसिंग और रिटेंशन यानी बनाए रखना हो सकता है। इससे निजता के मूल अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। तो ये मूल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ हैं राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर के, जिसमें प्रोसेसिंग की छूट दी गई है। ठीक है। इसके अलावा देखें, इन छूटों का इस्तेमाल करते समय सरकारी एजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर नागरिकों संबंधी डेटा एकत्र कर सकती है और इसकी सहायता से निगरानी के लिए किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत, व्यावसायिक, यहाँ तक कि सामाजिक जीवन के बारे में भी संपूर्ण प्रोफाइल बनाई जा सकती हैं। ये इसकी सीमाएं हैं। इस अधिनियम में अपर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं, जैसे ये अधिनियम भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण की अनुमति देता है। अलग अलग देशों में डेटा संरक्षण को लेकर अलग अलग मानक होते हैं। ऐसे में भारत से बाहर हस्तांतरित किए गए डेटा का संरक्षण करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। ये भी एक इसमें थोड़ा सा लूप होल है। इसके अलावा देखें तो इसमें मुआवजे का प्रावधान नहीं है। मतलब ये है कि इस अधिनियम के तहत सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000 की धारा 43(1) को हटा दिया गया है और इस धारा के तहत उपयोगकर्ताओं को डेटा के दुरुपयोग के मामले में कंपनियों को मुआवजा देने के लिए बाध्य किया जा सकता था।
तो ये जो है IT अधिनियम 2000 जो था उसमें 43A जो धारा थी उसको हटा दिया है, पता नहीं क्यों हटाया सरकार ने। शिकायत निवारण के लिए जटिल दृष्टिकोण, पीड़ित व्यक्तियों के लिए सबसे पहले फिड्यूसरीज की शिकायत निवारण तंत्र से संपर्क करना आवश्यक है। शिकायत का निपटारा नहीं होने पर उन्हें भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड यानी कि DPBI डिजिटल प्रोटेक्शन नहीं डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया DPBI के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। इस बोर्ड में भी समाधान नहीं होने पर TDSAT का यहाँ पर जो अर्थ है वो मैंने आपको बताया था, अभी एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। TDSAT का यहाँ पर जो मतलब है वो दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय प्राधिकरण यानी कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल जो हैं जिसको हम DPSAT कहते हैं, उसमें प्रावधान अपील करने का आपको है। इसके अलावा RTI से छूट है। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि सूचना के अधिकार RTI के अधिनियम के तहत सार्वजनिक अधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा नहीं किया जाएगा। ये सार्वजनिक अधिकारियों की परिसंपत्ति देनदारियों आदि का खुलासा न करने पर भ्रष्ट आचरण में मदद कर सकता है। ये भी इसमें एक कमी दिख रही है। अस्पष्ट परिभाषा है। अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि डेटा फिड्यूसरीज ऐसी कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करेगा जिससे बालकों के कल्याण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता हो। हालांकि हानिकारक प्रभाव की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, ऐसे प्रभाव को निर्धारित करने के लिए कोई निर्देश भी नहीं दिए गए हैं। ये भी एक लूप होल है। कुछ अधिकारियों के लिए प्रावधान नहीं किए गए। यह अधिनियम डेटा प्रिंसिपल को डेटा पोर्टेबिलिटी के अधिकार और भुला दिए जाने का अधिकार नहीं देता है। डेटा पोर्टेबिलिटी यानी कि विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्राम कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट क्लाउड सेवाओं के बीच में डेटा को हस्तांतरित करने को जो है डेटा पोर्टेबिलिटी कह देंगे। और भुला दिए जाने का अधिकार यानी कि राइट टू फॉरगॉटन जो है उसके बारे में भी नहीं बताया गया है। तो ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती हैं? सीमा पार डेटा हस्तांतरण पर नियंत्रण होना चाहिए, पहला ये कर सकते हैं हम। ठीक है, डेटा के सीमा पर हस्तांतरण को नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। ये विशेष रूप से उन देशों पर करना आवश्यक है जिनका उल्लेख जो अधिसूचना द्वारा प्रदान की गई सूची में नहीं किया गया है। इसके अलावा देखें तो डेटा अधिकार, डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार और भुला दिए जाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ये अधिकार विशेष रूप से उन मामलों में होना चाहिए जहाँ डेटा का संग्रहण और भंडारण किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा जीवन पहचान आदि का नुकसान पहुंचा सकता है। दुरुपयोग को रोकना, छूट प्रदान करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया के साथ साथ भारत की संप्रभुता अखंडता जैसे शब्दों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। इसके अलावा अब समय अवधि तय करनी चाहिए। एक बार उद्देश्य पूरा हो जाने पर डेटा प्रिंसिपल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग के लिए अपनी सहमति वापस लेने के बाद डेटा को हटाने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय हो जानी चाहिए। ये नहीं किया गया है। इसके अलावा देखें तो शब्दावली को जाने या डेटा पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है? ये जो है व्यक्तियों को पहले प्रदान किए जाने वाले व्यक्तिगत डेटा को स्वयं के उद्देश्यों के लिए अलग अलग सेवाओं के उपयोग में हेतु पुनः प्राप्त करने और पुनः उपयोग करने का अधिकार देता है डेटा पोर्टेबिलिटी। इसके अलावा भुला दिए जाने का अधिकार, ये कंटेंट को हटाने या मिटाने का अधिकार है ताकि आम लोग ऐसे डेटा कंटेंट तक नहीं पहुंच सकें। ठीक है, अब हमें ये समझना चाहिए कि जो ये जनरल डेटा संरक्षण विनियमन है और जो ये डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण जो है DPDP, इनमें फ़र्क क्या है? पहले वाले में उसमें क्या क्या फ़र्क है, इन दोनों को समझना चाहिए। तो ये एक तो हमें जनरल डेटा संरक्षण विनियमन को समझना चाहिए और एक इसके डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण को समझना चाहिए। तो DPR निम्नलिखित 2 तरीकों से प्रोसेस किए गए डेटा पर लागू होता है, जैसे स्वचालित तरीकों से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यक्तिगत जानकारी और गैर स्वचालित तरीके से प्रोसेस किए गए डेटा पर जो फाइलिंग सिस्टम या मैनुअल फाइलिंग सिस्टम में लिखित रूप रिकॉर्ड में का हिस्सा होगा या बनेगा, वहाँ इसी तरह की बात है। इसके अलावा देखें तो 16 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए डेटा की प्रोसेसिंग के लिए माता पिता की सहमति आवश्यकता होती है पुराने वाले अधिनियम में। यूरोपीय संघ के सदस्य देश अपने क्षेत्रों के लिए इस आयु को घटाकर 13 वर्ष कर सकते हैं। 16 वर्ष की आयु उसमें थी GDPR में पुराने वाले में, और नए वाले में जो है 18 वर्ष की आयु कम से कम बच्चों की डेटा प्रोसेसिंग के लिए माता पिता अभिभावक की सहमति आवश्यक कर दी है। ठीक है, 18 वर्ष जो है से कम जितने भी 18 वर्ष से ऊपर वालों को चला लेंगे। इसके अलावा पुराने वाले में डेटा में सेंधमारी की सूचना पर्यवेक्षी प्राधिकरण को 72 घंटों के भीतर दिए जाने चाहिए। ठीक है, साथ ही प्रभावित डेटा सब्जेक्ट जिससे डेटा संबंधित की भी सूचना दी जानी चाहिए 72 घंटों के अंदर। यह अधिनियम व्यक्तिगत डेटा में सेंधमारी की सूचना देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता नए वाला, तो इसमें एक तो समय सीमा की कमी है सबसे बड़ी। इसके अलावा देखें तो पुराने वाला अधिनियम जिसको हम जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन कहते हैं, तो GDPR जो है वो अपनी जगह किसी नामित करने का अधिकार शामिल नहीं है।
हालांकि इसमें पोर्टेबिलिटी के अधिकार शामिल हैं। संगठनों के पास डेटा सब्जेक्ट के अनुरोध का जवाब देने के लिए 30 दिन का समय होता है। ठीक है, लेकिन ये जो नए वाला है इसमें अधिनियम के पास किसी नामित करने का अतिरिक्त अधिकार शामिल है, जबकि पोर्टेबिलिटी के अधिकार को छोड़ दिया गया है। साथ ही डेटा प्रिंसिपल के अनुरोधों का जवाब देने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। GDPR डेटा को किसी तीसरे देश में स्थानांतरित करने के लिए विशेष तंत्र व्यवस्था निर्धारित करता है, जैसे मानक अनुबंध संबंधी प्रावधान और बाध्यकारी कॉरपोरेट अधिनियम नियम। इसमें जबकि नए वाले में जो है इसमें व्यक्तिगत डेटा स्थानांतरित करने का कोई भी स्थानांतरण तंत्र व्यवस्था इसमें नहीं की गई है। पुराने वाले में विशेष तंत्र जो है निर्धारित किया गया, जो है स्थानांतरित करने के लिए विशेष तंत्र था GDPR डेटा में किसी तीसरे देश में। ठीक है, इसमें ऐसा कोई तंत्र नहीं है। इसके अलावा देखें तो विशेष परिस्थिति में डेटा नियंत्रक और प्रोसेसर दोनों ही DPO नियुक्त करने के लिए बाध्य करता था वो पुराने वाला नियम, लेकिन यहाँ पर जो केवल महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरीज यानी कि सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरीज द्वारा DPO की नियुक्ति की जा सकती है। ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के लिए संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता था। ठीक है, इसके अलावा देखें तो पुराने वाले में डेटा नियंत्रक और डेटा प्रोसेसर के लिए आवश्यक है कि वे प्रोसेसिंग गतिविधियों के रिकॉर्ड ऑफ प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ यानी कि रोपा बनाए रखे। ठीक है, जबकि इस अधिनियम में रोपा बनाए रखने हेतु डेटा फिड्यूसरीज पर कोई दायित्व निर्धारित नहीं किया गया है। तो ये जो है थोड़ा सा लूप होल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरी खबर है भारत के आपराधिक कानूनों में सुधार। भारत के आपराधिक कानूनों में कौन कौन से आपराधिक कानूनों में सुधार किया गया है। हाल ही में सरकार ने भारत में मौजूदा आपराधिक कानूनों को प्रतिस्थापित करने के लिए लोकसभा में 3 बिल पेश किए। इन 3 विधेयकों में शामिल है एक तो भारतीय दंड संहिता, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 का बिल। ठीक, एक है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, और एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। तो ये विधेयक जो हैं यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड जो है, जिसको हम इंडियन पीनल कोड जो कहते हैं, उस पीनल कोड 1860 की जगह जो है 2023 में ही 3 इसी तरह से विधेयक लाए गए हैं। IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की 1973 की जो है उसकी जगह जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, दंड प्रक्रिया नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया इसको। न्याय संहिता जो है वो है दंड संहिता की जगह, और नागरिक सुरक्षा जो है वो है दंड प्रक्रिया संहिता की जगह। 1860 की IPC है, CRPC 1973 की है, लेकिन इसके बीच में आ जाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, उसकी जगह जो है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 प्रस्तुत किया गया है। सबसे पुरानी IPC है, दूसरी जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, और तीसरी जो है दंड प्रक्रिया संहिता है। दंड प्रक्रिया संहिता जो है 1973 की है, जबकि दोनों ये भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड और साक्ष्य अधिनियम 1872 के और 1860 के मतलब हैं, पुराने हैं। तो अब नए विधेयकों की आवश्यकता क्यों है, इसको हम समझना चाहिए। तो एक तो इसलिए है कि न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित मामले पड़े हैं, उनके निपटान के हेतु केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सम्मिलित रूप से लगभग 4.7 करोड़ मामले लंबित हैं। 4.7 करोड़ मामले। समय पर न्याय प्रदान करने हेतु जटिल कानूनी प्रक्रियाओं, संसाधनों की कमी के कारण विचाराधीन कैदी लंबे समय से जेलों में कैद हैं। जेलों में ऐसे कैदियों की संख्या जो है लगभग 70% है। ठीक है, विचाराधीन कैदी जो हैं 70% के आसपास बताए जाते हैं। दोष सिद्धि दर में वृद्धि हो गई है, यानी कि आपराधिक न्याय प्रक्रिया में निहित अक्षमताओं के कारण लगभग 50% मामलों में अभियुक्त या अभियुक्त या अपराधी दोष सिद्ध नहीं हो पाते हैं। दोष सिद्ध जो है नहीं हो पाते हैं। अक्षमताओं में निम्नलिखित शामिल है, जैसे अपर्याप्त फोरेंसिक जांच, पुलिसिंग संबंधी कमियां, ये सब सुधारने के लिए इसमें नए प्रावधान किए गए हैं नए वालों में। कानून प्रवर्तन पर शक्तिशाली व्यक्तियों का प्रभाव आदि। इसके अलावा कानून आपराधिक न्याय प्रणाली के विकास हेतु सामाजिक परिवर्तनों से तालमेल बैठाने और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए एक विकसित और अनुकूल आपराधिक न्याय प्रणाली की आवश्यकता है। साथ ही साक्ष्यों को एकत्र करने, उनके भंडारण और प्रस्तुति में आधुनिक तकनीक का उपयोग करने से अपराध के संदर्भ में अलग अलग आयामों का पता लगाने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा औपनिवेशिक विरासत को समाप्त करने हेतु भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली अभी भी औपनिवेशिक अतीत पर आधारित है। इसमें कई ऐसे कानून और प्रक्रियाएं मौजूद है जो देश में वर्तमान समय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ से पूरी तरह से क्या है, अप्रासंगिक और अनुपयुक्त जो हैं वो है। इसके अलावा ये तो पहली थी। दूसरी की बात करें तो वो है भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या है? भारतीय न्याय संहिता जो है
अब हम तीनों की अलग अलग बात कर लेते हैं। देखो, ये तो हमने एक सामान्य जानकारी जान ली। न्याय संहिता कहते हैं पहले वाले को भारतीय दंड संहिता की जगह, ठीक है। नागरिक सुरक्षा संहिता दूसरे वाली सीआरपीसी की जगह है, जो असल में 1973 की वजह से पीछे होना चाहिए। सबसे बीच में आ जाता है भारतीय साक्ष्य विधेयक। इन तीनों को पर्सनली हम जाने तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें समझना चाहिए भारतीय न्याय संहिता 2023 आईपीसी की जगह। भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता 2023 से प्रतिस्थापित किया जाएगा। आईपीसी देश में दंडनीय अपराधों क्रिमिनल ऑफेंस के लिए जो हैं प्रमुख कानून है। दंडनीय अपराधों जो हैं, अपराध जो हैं, ऑफेंस जो हैं, उनके लिए प्रमुख कानून है। 1834 के अंदर लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में, यानी कि 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में जो प्रथम भारतीय विधि आयोग जो है उसका गठन किया गया। और इसका प्रमुख उद्देश्य मौजूदा न्यायालयों के क्षेत्राधिकार शक्ति एवं विनियमों के साथ साथ पुलिस प्रतिष्ठानों भारत में लागू कानूनों की जांच करना था। इस आयोग ने 1837 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी का एक मसौदा तैयार किया था। ये मसौदा इंग्लिश कॉमन लॉ पर आधारित था और इसे औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। बाद में किए गए संशोधनों और 1857 के विद्रोह के कारण आईपीसी को कानूनी रूप देने में देरी हुई और फिर 1860 में अधिनियमित हुआ और 1862 में ये लागू हुआ आईपीसी, ठीक है। आईपीसी जो है, फिर से बता देता हूँ आईपीसी की हिस्ट्री क्या है जो पीछे लागू हुआ। तो 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग बनाया गया, पहला विधि आयोग, प्रथम विधि आयोग, ठीक है। इसका उद्देश्य मौजूदा न्यायालयों के क्षेत्राधिकार शक्ति नियमों के साथ साथ पुलिस प्रतिष्ठानों भारत में लागू कानूनों की जाँच कराना था, ठीक है। तो फिर 1837 में भारतीय दंड संहिता का मसौदा प्रस्तुत किया गया। ये मसौदा इंग्लिश कॉमन लॉ पर आधारित था और औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। बाद में संशोधनों और 1857 के विद्रोह के कारण आईपीसी को कानूनी रूप से देने में देरी हुई। संशोधन इसमें कई प्रस्तुत किए गए, इसलिए 1860 में अधिनियमित ये हो पाया और 1862 से लागू हुआ। 1833 के चार्टर के तहत विधान परिषद के रूप में अखिल भारतीय विधायिका की स्थापना की गई थी 1833 में, ठीक है। और विधि सदस्य का एक पद गवर्नर जनरल की परिषद में सृजित किया गया था। विधि आयोग की नियुक्ति का प्रावधान जो है 1833 के चार्टर के अंतर्गत किया गया था। तो 1833 के चार्टर में विधान परिषद में एक अखिल भारतीय विधायिका की स्थापना की गई थी। यहाँ पर देखो स्पष्ट लिखा गया है अखिल भारतीय विधायिका बनाना। तो अखिल भारतीय विधायिका बनाने का मतलब ये है कि 1833 के चार्टर में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया। अब विधायिका के अधिकार जो है मद्रास और बम्बई से छीन करके अब सारे जो हैं बंगाल वाले के पास भेज दिए जो भारत का गवर्नर बना था, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर केंद्रीकरण किया गया और इस प्रकार केंद्रीकरण को जो है यहाँ पर अखिल भारतीय विधायिका की स्थापना के रूप में कहा जा रहा है। और विधि सदस्य का एक पद जो है गवर्नर जनरल की परिषद में बताया गया, जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर विधि सदस्य के रूप में, और चूंकि विलियम लॉर्ड बेंटिक जो था भारत का पहला ऐसा गवर्नर जनरल बना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विधि सदस्य की बात की गई है और इसके अलावा और भी कई चीज़ें थी 1833 के चार्टर में। और विधि आयोग की नियुक्ति का प्रावधान इसमें किया गया था, विधि आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, ठीक है। ये है 1833, इसमें मैकाले। फिर ये 1862 से लागू हुआ, 1860 में उसका अधिनियमित किया गया। इसके बाद इसमें कई संशोधन किए गए, इसमें परिवर्तन, संशोधनों ने एक जटिल कानून बना दिया इसको, ठीक है। इसमें इस नए विधेयक का लक्ष्य क्या है वो हमारे सामने इम्पोर्टेंट है। तो कानून व्यवस्था को मजबूत करना, एक तो एक कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाना, मौजूदा कानूनों को आम जन की वर्तमान स्थिति के लिए प्रासंगिक बनाना, ठीक है। और इसके अलावा और देखें तो विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालें तो इसमें एक तो राजद्रोह यानी कि सेडिशन को लेकर के इसमें बदलाव किया गया है। क्या बताया गया, ध्यान दीजिएगा। सेडिशन या इस विद्रोह में राजद्रोह आईपीसी की धारा 124 संबंधी अपराध को हटा दिया गया है। इसकी बजाय ये निम्नलिखित हेतु दंड का प्रावधान करता है। तो एक तो राजद्रोह जो है जिसको हम कहते हैं वो आईपीसी की धारा 124A जो है उसमें बदलाव किया गया है। इस पे सवाल प्रीलिम्स में भी बन सकता है, मेंस में तो पूछे जाने की संभावना है ही है। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। 124A संबंधी अपराध को हटा दिया गया है। इसके बजाय इसमें निम्नलिखित दंड प्रावधान किया गया है, जैसे अलगाववादी गतिविधियों, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास करना, अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित भावनाओं को प्रोत्साहित करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खतरे में डालना। इन अपराधों में शब्दों या संकेतों का आदान प्रदान करना, इलेक्ट्रॉनिक संचार, वित्तीय साधनों का प्रयोग करना आदि शामिल हो सकता है।
इन अपराधों के लिए 7 वर्ष की कैद या आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये थी इसमें 124A में बदलाव किया गया है। इसके अलावा दूसरा आतंकवाद को लेकर के भी हमारे कानून में बदलाव करने की आवश्यकता महसूस की गई, इसलिए ये नया वाला कानून लाया गया। आतंकवाद विधेयक में आतंकवाद को ऐसा कृत्य के रूप में परिभाषित किया जिसका उद्देश्य देश की अखंडता, एकता, सुरक्षा को खतरे में डालना, आम जन को जराना, सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना। आतंकवादी कृत्यों में निम्नलिखित सब शामिल है, जैसे हत्या करना, जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले, भय का संकेत फैलाने वाले, बंदूकों, फायर आर्म्स, बमों, खतरनाक पदार्थों, जैविक, रासायनिक इनका उपयोग करना, संपत्ति को नष्ट करना, आवश्यक सेवाओं को बाधित करना, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो हैं। और दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध संधियां शामिल है, जैसे कि विमान को गैर कानूनी तरीके से कब्जे में लेना या बंधक बनाना। तो ये था गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो है जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, यूएपीए, यूआपा 1967 का है। और इसकी दूसरी अनुसूची जो है सेकंड शेड्यूल में जैसे कि विमान हाईजैक के लेकर के जो है वो भी अब आतंकवाद के अंतर्गत डाल दिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। संगठित अपराध क्या है, ये विधेयक संगठित अपराध को निम्नलिखित परिभाषित कर सकता है। गैर कानूनी गतिविधि जैसे अपहरण, जबरन, वसूली, कॉन्ट्रैक्ट लेकर हत्या करना, भूमि पर कब्जा करना, वित्तीय घोटाला, साइबर अपराध, ये सब संगठित अपराध आते हैं। हिंसा, धमकी, गैरकानूनी तरीके से अपराध करना, भौतिक या वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अपराध करना, अपराध सिंडिकेट के सदस्यों के रूप में या उसकी ओर से अकेले या संयुक्त रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा अपराध, ये सब शामिल हैं। ठीक है, संभावित प्रभाव देखें तो व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या इसमें देखिए, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। आपराधिक गतिविधि की अस्पष्ट परिभाषाएं उनके अनुचित प्रयोग का कारण बन सकती हैं, साथ ही वे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का भी कारण भी बन सकती हैं। उदाहरण के लिए विध्वंसक गतिविधियों में किसी भी प्रकार की आलोचना शामिल हो सकती हैं। ठीक है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, लोगों को उकसाना, डराना, चीज़ों की आतंकवादी कृत्य में शामिल किया गया है। पुलिस संबंधी शक्तियों में वृद्धि, पुलिस कर्मियों की कार्रवाई करने की विवेकाधीन शक्तियों में वृद्धि हो सकती है इसके मामले। इससे मनमाने ढंग से पुलिस कार्रवाई करने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो ये संभावित जो है प्रभाव देखने को मिलेंगे। मौजूदा मुकदमों में विलंब हो जाएगा। यद्यपि ये विधेयक लंबित कार्रवाई और मुकदमों पर लागू नहीं होता, लेकिन न्यायालयों पर इनकी व्याख्या करने की अतिरिक्त बोझ बढ़ने की संभावना है। इससे परिणामस्वरूप अपराधों की वास्तविक सुनवाई में जो है विलंब हो जाएगा। तो ये तो थी आईपीसी। अब हम समझते हैं सीआरपीसी की जगह क्या किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 को प्रतिस्थापित करेगी। इस संहिता में भारतीय दंड संहिता 1860 सहित दंड संहिता से कई अधिनियमों के तहत निर्धारित अपराधों, गिरफ्तारी, अरेस्टमेंट है, अभियोजन यानी कि प्रोसिक्यूशन है, जमानत, बेल है, इन संबंधी प्रावधान इसमें किए गए हैं। ठीक है, सीआरपीसी को सर्वप्रथम 1882 में ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसके बाद इसमें कई संशोधन किए गए। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 1898, 1923, 1955 में किए गए। भारत के विधि आयोग ने अपने 41वीं रिपोर्ट में संहिता को व्यापक स्तर पर संशोधन करने हेतु सिफारिश की थी। इसके परिणाम स्वरूप सीआरपीसी 1973 का निर्माण किया गया। ठीक है, विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो विचाराधीन कैदियों की हिरासत। इसके तहत यदि पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को उसे अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि जो है 1/3 अवधि की हिरासत में बिताया जाता है तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया है तो उसके निजी बॉन्ड पर रिहा कर दिया जाना चाहिए। यह उन अपराधों पर लागू नहीं होता है जिसमें मृत्युदंड की सजा हो। ठीक है, इसके अलावा देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में सुनवाई। सभी प्रकार की सुनवाई, जांच, कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित की जा सकती हैं। आरोपी व्यक्ति की मेडिकल जांच, इसके अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी विशेष मामलों बलात्कार के आरोपी व्यक्तिगत मेडिकल जांच करने का अनुरोध कर सकता है। इसके अलावा फॉरेंसिक जांच है, तो ये उन सभी अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाता है जिसके लिए कम से कम 7 वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान है। यदि राज्य के पास फॉरेंसिक सुविधा उपलब्ध है तो उस राज्य की इस सुविधा का इस्तेमाल करना चाहिए।
हस्ताक्षर और अंगुलियों की छाप, फिंगरप्रिंट, ये किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर, हैंडराइटिंग, अंगुलियों की छाप, आवाज़ के नमूने एकत्र करने की अनुमति प्रदान करता है, चाहे वह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो अथवा नहीं। इसके अलावा कार्रवाइयों के लिए समय सीमा, ये विभिन्न कार्रवाइयाँ जैसे कि निर्णय देने, पीड़ितों की जांच, प्रगति के संबंध में सूचित करने और आरोप तय करने हेतु समय सीमा निर्धारित करता है। इसके अलावा अपराधी की गैर मौजूदगी में सुनवाई, घोषित अपराधी की गैर मौजूदगी में सुनवाई करने और फैसला सुनाने का प्रावधान करता है। घोषित अपराधी यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या है, तो ये उस व्यक्ति को कहा जाता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो कम से कम 10 साल की कैद या मौत वाले सजा वाले अपराध का आरोपी हैं और न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समय और स्थान पर मौजूद होने में विफल रहता है। ठीक है। इसके अलावा देखें तो सजा के मामले में राजनीतिक छूट पर रोक है। इस विधेयक में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। मृत्युदंड को मात्र आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा को 7 वर्ष की कैद से कम नहीं किया जा सकता। संभावित प्रभाव देखें तो मामलों का शीघ्र निपटान, इसके अलावा प्रौद्योगिकी का एकीकरण, इसके अलावा पीड़ितों के अधिकार में सुरक्षा, इसके अलावा जांच प्रक्रिया में निष्पक्षता, इसके अलावा हिरासत की अवधि में वृद्धि, मामलों का शीघ्र निपटान यानी विभिन्न न्यायिक कार्यवाहियों और आरोप पत्रों के निर्धारण हेतु समय सीमा निर्धारित की गई। इससे कम समय पर या इसमें समय पर न्याय प्रदान करने में मदद मिलेगी। मामलों का शीघ्र निपटान होगा इससे डिजिटलीकरण की वजह से। इसके अलावा प्रौद्योगिकी का एकीकरण हो जाएगा। ये विधेयक अपराधों की फोरेंसिक जांच, परीक्षण, न्यायिक प्रक्रिया में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, ICT के उपकरणों को शामिल करने का प्रावधान करता है। तो इससे एकीकरण हो जाएगा सबका। इसके अलावा पीड़ितों को अधिकारों में सुधार आ जाएगा। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की जा सकती है चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। इससे ये फायदा होगा। इससे जांच प्रक्रिया में निष्पक्षता, तलाशी और जब्ती प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने से पुलिस जांच में निष्पक्षता संबंधी मुद्दों में समाधान हो सकता है। हिरासत की अवधि में वृद्धि देखें तो गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस हिरासत में भेजने की अवधि में वृद्धि की जा सकती है। ये सब हैं हिरासत की अवधि में वृद्धि। तीसरा है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। भारतीय साक्ष्य विधेयक क्या है? भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को भारतीय साक्ष्य विधेयक 1872 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। ये अधिनियम कानूनी कार्रवाइयों के साक्ष्य की स्वीकार्यता हेतु नियमों का प्रावधान करता है। ठीक है। तो ये 1973 का है वो पुराने वाला, लेकिन ये जो है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 का है। पृष्ठभूमि समझा तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 1872 में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य साक्ष्यों से संबंधित कानूनों को समेकित करना था। इन साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचता है, निर्णय सुनाता है। एक मौलिक या प्रक्रिया कानून नहीं होने के कारण साक्ष्य संबंधी कानून विशेषण कानून या एडजेक्टिव लॉ श्रेणी में आते हैं। विशेषण कानून उन नियमों एवं विनियमों का समूह होता है जो साक्ष्य दलील जैसे प्रक्रियात्मक पहलुओं को नियंत्रित करने वाले कानून से संबंधित होते हैं। मौजूदा कानून पिछले कुछ दशकों के दौरान देश में हुई प्रौद्योगिकी उन्नति के अनुरूप नहीं है। विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें। साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल रिकॉर्ड्स की स्वीकार्यता। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का दायरा बढ़ा दिया गया है ताकि इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी या किसी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप में स्टोर की गई सूचना को भी शामिल किया जा सके। इसमें ईमेल, सर्वर लॉग, स्मार्टफोन, लोकेशन संबंधी साक्ष्य और वॉइस मेल के भी रिकॉर्ड इसमें शामिल हैं। इसके अलावा मौखिक साक्ष्य भी इसमें शामिल है। तो एक तो डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता के लिए इसमें विधेयक में सुधार किया गया है। मौखिक साक्ष्य यानी कि साक्ष्य के अंतर्गत जाँच के दौरान किसी तथ्य के संबंध में गवाहों द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान शामिल। इसमें विधेयक के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी सूचना को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। इसके अलावा देखें तो संयुक्त सुनवाई, जॉइंट ट्रायल इसमें है। संयुक्त सुनवाई का तात्पर्य एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने से है, जॉइंट ट्रायल। इसके अलावा संयुक्त सुनवाई में यदि किसी एक आरोपी द्वारा किया गया कबूलनामा दूसरे आरोपी को भी प्रभावित करता है तो साबित हो जाता है कि उसे दोनों के खिलाफ कबूलनामा माना जाएगा। इसके अलावा देखें जैसे मौलिक विधि यहाँ बताई गई है, सब्सटेंटिव लॉ बताए गए हैं। तो सब्सटेंटिव लॉ का यहाँ पर क्या मतलब है? ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ का मतलब है कि वे कानून वास्तव में कॉमन सांविधिक संवैधानिक न्यायिक निर्णयों में उल्लेख किए गए सिद्धांतों से उत्पन्न होते हैं। जैसे दंड विधि, संपत्ति कानून, इसको मौलिक विधि कहा जाता है, सब्सटेंटिव लॉ कहा जाता है। प्रक्रिया विधि किसको कहते हैं? प्रोसीजरल लॉ किसको कहते हैं?
यदि व्यक्ति के अधिकारों को लागू करने या इनके उल्लंघन की स्थिति में उपचारात्मक उपायों का तरीका निर्धारित करती हैं। यदि अभियोजन संबंधी तंत्र का उल्लेख करती हैं, इसमें कुछ है जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता। तो प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया से जुड़े होते हैं, और मौलिक का मतलब क्या है, किसी कानून किसी विधि से जुड़े हुए डायरेक्ट लॉ होते हैं। ठीक है, संभावित प्रभाव इसमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे मुख्य साक्ष्य के प्रयोग में वृद्धि होगी। इससे त्रुटिपूर्ण दोष सिद्धि के मामलों में कमी आ सकती है। साथ ही मामलों की जांच में तेजी मदद मिल सकती है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में प्रयोग में वृद्धि होगी। दूसरा इसमें संभावित प्रभाव ये है कि निजता संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती, उसमें संग्रहित संवेदनशील जानकारी तक पहुँच के कारण निजता के उल्लंघन संबंधी समस्याएं उसमें उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा निष्कर्ष इसमें ये निकाल सकते हैं कि आपराधिक न्यायिक प्रणाली में सुधारों की संभावना इससे प्रभावी ढंग से लागू करने की क्षमता के साथ साथ इसमें तालमेल बैठाने पर भी निर्भर करती हैं। इसमें आपराधिक कानूनों में सुधार की सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब ये शुरुआत, निर्माण, कार्यान्वयन, दृष्टिकोण और नियमित निरीक्षण जैसे कठिन चरणों से गुजरेगी। अगली खबर की बात करें तो वह मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की बात की गई है। उनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें, पदावधि, उससे संबंधित विधेयक, उससे संबंधित बिल जो है आया है। विधेयक 2023 की बात की जा रही है। ये विधेयक जो है क्यों सुर्खियों में है और क्यों लाया गया है, इसका क्या कारण है बतलाने के लिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, उनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें, पदावधि, विधेयक यानी ये बिल। तो यहाँ पर चीफ इलेक्शन क्या कह सकते हैं, कमिश्नर, हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023 क्यों है लाया गया, देखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक पेश किया है। राज्यसभा में ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर हुआ है, राज्यसभा में हुआ है। उनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें, पदावधि की बात की जा रही हैं। ठीक है, तो उनके अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विसेज, टर्म्स ऑफ ऑफिस, ये सब बताई गई हैं। अन्य संबंधित तथ्य देखें तो ये विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है, जिसको हम मुख्य चुनाव आयुक्त की और अन्य आयुक्तों की जो भी हैं सेवा शर्तें, पदावधि, विधेयक जो हैं उससे संबंधित हैं। तो ये विधेयक चुनाव आयोग यानी कि चुनाव की आयुक्तों की सेवा शर्तें कार्य संचालन अधिनियम 1991 को निरस्त करता है। जो ये चुनाव आयोग अधिनियम था, जिसको हम इलेक्शन कमीशन एक्ट कहते थे, चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें, कार्य संचालन उससे संबंधित था। तो इलेक्शन कमीशन, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, तो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 को जो है निरस्त करता है। इस विधेयक का उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन ऑफिस कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, सेवा शर्तें, पदावधि को विनियमित करता है। ठीक है, पुराने वाले को रद्द करता है। इसमें चुनाव आयोग के कार्य संचालन और उससे संबंधित अधीन आने वाले विषयों की प्रक्रिया को स्थापित करने का प्रयास किया है। सीईसी और ईसी की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया क्या है? वर्तमान प्रक्रिया यह है, अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथ ही इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करता है। ठीक है, इनसे जुड़े प्रावधान 324 में ये बताया गया है। ठीक है, अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक कोई कानून नहीं बनाया जाता तब तक भारत का राष्ट्रपति सीईसी और ईसी की नियुक्ति एक समिति की सलाह पर करेगा। इस समिति में कौन कौन शामिल होंगे? प्रधानमंत्री, इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष का नेता। ठीक है, इसके अलावा कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है तो लोकसभा में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े दल का नेता। इसके अलावा भारत में मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई, तो ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, एक तो प्रधानमंत्री, एक सीजीआई भारत के मुख्य न्यायाधीश, एक नेता विपक्ष का और एक प्रधानमंत्री है ही। तो ये जो हैं भारत का प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और मुख्य सीजीआई, ये सब शामिल होते हैं। विपक्ष का नेता यानी कि नेता को क्या कह सकते हैं? लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी एलओपी जो है वो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ये फैसला आने से पहले सीईसी और ईसी की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने से पहले जो है सीईसी और ईसी की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी। केंद्र सरकार सिफारिश करती थी, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि अब एक समिति की सिफारिश पर करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री भी होंगे, सीजीआई भी होंगे और विपक्ष के नेता भी होंगे। उनकी सिफारिश पर ही जो है अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश
दिया था ऐसा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया था अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघवाद, ये कब का निर्णय है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले कैसे होती थी, केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता था, ठीक है। इस केंद्र सरकार में शायद विपक्ष नेता को शामिल नहीं करते थे, सीजेआई भी शामिल नहीं होता था पहले, लेकिन फिर सीजेआई भी शामिल करना पड़ा और फिर विपक्ष का नेता भी और प्रधानमंत्री खुद तो है ही। तो अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर जो है सभी की सहमति आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने से पहले मैं बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर नज़र। इस विधेयक में ऐसा क्या किया गया है, किस प्रकार से बदलाव किया गया है, ध्यान दीजिएगा। एक तो नियुक्ति को लेकर के क्या कहा गया है, नियुक्ति को लेकर के सीईसी और ईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन एक समिति की सिफारिश पर होगी। चयन समिति में अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, उसके सदस्य जो हैं उसके विपक्ष नेता भी होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नामित सदस्य के रूप में सरकार का कैबिनेट मंत्री होगा। यदि लोकसभा में विपक्ष के नेता को आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है तो लोकसभा में बड़े दल का नेता जो है विपक्ष का नेता माना जाएगा। इसके अलावा इसमें खोजबीन समिति यानी सर्च कमेटी के बारे में भी कहा गया है। इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा की जाएगी। इसमें 2 अन्य सदस्य होंगे जो केंद्र में सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। उनके पास चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। यह समिति सीईसी और अन्य ईसी की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति के विचार हेतु 5 व्यक्तियों पर एक पैनल तैयार करेगी। चयन समिति खोजबीन समिति और इसके द्वारा पैनल में शामिल किए गए व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर विचार कर सकती हैं। सीईसी और ईसी की नियुक्ति की बात करें, ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष रैंक पर हैं या ऐसे पद पर रह चुका है, ऐसे व्यक्ति के पास अनिवार्य तौर पर चुनाव के प्रबंधन, चुनाव कराने का ज्ञान और अनुभव होना चाहिए, ठीक है। पदावधि की बात करें इसमें, तो पदावधि कार्यकाल की बात करें तो सीईसी ईसी पद ग्रहण करने से 6 वर्ष की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले वो बना रहेंगे। सीईसी ईसी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। जो ईसी को सीईसी के रूप में नियुक्त किया जाएगा उसका कार्यकाल जो है कुल मिलाकर 6 वर्ष से अधिक का नहीं होगा, उसका कार्यकाल कुल मिलाकर, ठीक है। कुल मिलाकर मतलब ईसी पहले बना हुआ है फिर सीईसी नियुक्त कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। मान लो 3 साल ईसी पहले बना हुआ है फिर सीईसी नियुक्त कर दे तो अगले वो 3 साल ही रह सकता है, क्योंकि उसका टोटल 6 साल है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये भी इसमें एक बड़ा मज़ेदार पॉइंट है। वेतन एवं भत्ते की बात करें तो सीईसी ईसी के वेतन भत्ते सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के समान होंगी। कैबिनेट सचिव जो हैं कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं उसके बराबर यहाँ पर इनकी वेतन भत्तों की बात की गई। पद से हटाना, त्याग पत्र जो भी इसमें शामिल है। तो पद से हटाने को लेकर के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत सीईसी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव कमिश्नर को उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिससे हटाया जाता है। यदि संसद दोनों सदनों में एक ही सत्र में सीईसी को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करे तो राष्ट्रपति एक आदेश पारित करके उसे हटा सकता है। सीईसी उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव निम्नलिखित तरीके से पारित किया जाना चाहिए। प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा बहुमत करना चाहिए, ठीक है। यदि ईसी को केवल सीईसी की सिफारिश के बाद पद से हटाया जा सकता है। ईसी जो है केवल सीईसी की सिफारिश के आधार पर ही हटा सकते हैं। कोई मान लो इलेक्शन कमिश्नर है तो उसको हटाने से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो है सिफारिश लेनी आवश्यक है। सरल शब्दों में कहें तो संविधान में सीईसी को उसके पद हटाने से व्यापक प्रावधान है, जबकि ईसी को केवल सीईसी की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं काम काज कैसे होगा, कार्य संचालन कैसे होगा। तो चुनाव आयोग के सभी सर्वसम्मति से लिए जाएंगे निर्णय। सीईसी और ईसी की राय में किसी विषय पर मतभेद है तो निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। अब विधेयक से जुड़ी चिंताएं भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है ये एक, तो पहली बात तो प्रस्तावित कानून में भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन प्रक्रिया के बाहर करने का प्रावधान है। इस प्रकार ये अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय को पलटने का प्रयास करता है, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघवाद में कि एक तो प्रधानमंत्री होने चाहिए, उसमें एक अलावा विपक्ष का नेता शामिल होना चाहिए और भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी इसमें शामिल करना है। लेकिन इस अधिनियम में जो है प्रधानमंत्री है और विपक्ष का नेता है बस, ठीक है। और एक प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री बना दिया है संघ सरकार का, ठीक है, संघ सरकार का कैबिनेट मंत्री।
लेकिन इसमें सीजीआई को बाहर करने की कोशिश की गई। अनूप बनवाल बनाम भारत संघवाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको पलटने का प्रयास किया जा रहा है। निष्पक्षता या तटस्थता की बात करें तो प्रस्तावित चयन समिति की संरचना में सत्तारूढ़ दल का वर्चस्व हो सकता है। इसके अलावा पात्रता मानदंड, ये विधेयक चयन समिति को अधिकार देता है कि खोजबीन समिति की सिफारिश पर विचार किए बिना ईसी के रूप में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती हैं। यदि ऐसा हो तो पूरी खोज प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी। ठीक है। ईसी की स्वतंत्रता भी इससे जुड़ी चिंता है। भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण में लाना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा के विपरीत है। आगे की राह क्या हो सकती है? ऐसे में ईसी को पद से हटाना, संविधान के अनुच्छेद 324(5) में संशोधन किया जाना चाहिए। इस संशोधन से अन्य 2 चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया को जो है को मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया के समान बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार पद से हटाने के मामले में ईसीआई के सभी सदस्यों को एक समान संवैधानिक संरक्षण मिल जाना चाहिए। बहुहितरक्षक दृष्टिकोण देखें तो समिति के दायरे का विस्तार करने और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा इसके विपरीत एक समिति प्रमुख न्यायविदों, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई और स्वतंत्र विशेषज्ञों, नागरिक समाज के सदस्यों आदि को शामिल किया जा सकता है। वरिष्ठता का सिद्धांत देखें तो विधि आयोग द्वारा सिफारिश की गई है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर हो जानी चाहिए, जब तक कि 3 सदस्यीय समिति लिखित रूप से दर्ज कारणों के आधार पर किसी चुनाव आयुक्त को न अयोग्य न पाए। व्यापक परामर्श, विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले सरकार को विपक्षी दलों, कानूनी विशेषज्ञों, हितधारकों के आधार पर व्यापक स्तर पर विचार विमर्श करना चाहिए। ठीक है। अगली खबर जो है वो है चुनाव आयोग प्रक्रिया और सुधार के पहलू। ठीक है। एस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय विभाग ने संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने चुनाव प्रक्रिया के विशिष्ट पहलुओं और उनमें सुधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यानी कि स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेस एंड दियर रिफॉर्म्स। चुनाव प्रक्रिया में विशिष्ट पहलुओं और उनमें सुधार को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत की है हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय विभाग ने। ठीक है। ये एक पूरा डिपार्टमेंट है। चुनाव प्रक्रिया में सुधार के पहलू जो हैं, एस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत में चुनावों के महत्व, लोकतांत्रिक शासन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक प्रगति पर उनके प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इसमें चुनाव संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच की गई है। इनमें शामिल क्या क्या है, क्या पहलुओं की जांच किस प्रकार से की गई और क्या कहा गया है, क्या किसकी पहल की गई। देखिएगा, एक तो इसमें सामान्य अथवा एक मतदाता सूची के जरिए मतदाताओं की भागीदारी और व्यापक प्रतिनिधित्व की जांच की गई है उनमें। इसके अलावा उम्मीदवारों के लिए नामांकन के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही की जांच की गई है। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु की भी जो है इसमें बात की गई है। विभिन्न पहलुओं इन निम्नलिखित में जो बताए हैं इनके आधार पे इनमें जो है पहलुओं की जो है चुनाव से संबंधित जाँच की गई है। एकल मतदाता सूची यानी कि कॉमन इलेक्टोरल रोल क्या होती है, CER जिसको हम कहते हैं। कॉमन इलेक्टोरल रोल सरकार द्वारा मतदाता सूची को एकल बनाकर उसे व्यापक डेटाबेस में समेकित करने के समय की समस्या जो है दोहराव की समस्या को दूर करती हैं और चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकती हैं। वर्तमान में क्या है कि भारत में 2 प्रकार की मतदाता सूची तैयार की जाती है। सामान्य मतदाता सूची जिसको हम जनरल इलेक्टोरल रोल कहते हैं और पृथक मतदाता सूची जिसको सेपरेट इलेक्टोरल रोल कहते हैं। ठीक है। GER एक तो और एक SER। सामान्य मतदाता सूची को भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा तैयार और प्रबंधित किया जाता है। पृथक मतदाता सूची को राज्य निर्वाचन आयोग ECI द्वारा तैयार किया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग ECI भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत में संघ और राज्य स्तर पर होने वाले चुनावों, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं आदि का संचालन करता है। राज्य निर्वाचन आयोग SEC अनुच्छेद 243 के तहत स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर पालिका के निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रत्येक राज्य में SEC का गठन किया गया है। CER को तैयार करने में आने वाली बाधाएं क्या क्या हैं? CER को तैयार करने में बाधाएं बहुत सारी आती हैं, जैसे स्थानीय मतदाता सूची का अभाव है। विधानसभा या संसदीय चुनाव के विपरीत स्थानीय निकाय चुनाव की मतदाता सूची एक स्थायी रिकॉर्ड नहीं है और अक्सर इससे चुनाव आयोजित होने से पहले नए सिरे में तैयार किया जाता है। इससे मतदाता सूची को तैयार करने में लगने वाले श्रम का दोहराव होता है। चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन और उसका समय। विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए काफ़ी लंबे समय के बाद परिसीमन किया जाता है। यह आमतौर पर 15 से 20 वर्षों में एक बार होता है। दूसरी तरफ स्थानीय निकायों का परिसीमन अक्सर चुनाव से पहले किया जाता है। समय समय पर परिसीमन किए जाने से देश में निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।
संवैधानिक चुनौती देखें तो केंद्र सरकार द्वारा ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तावित सीईआर यानी कि कॉमन इलेक्टोरल रोल को लागू करना वर्तमान में अनुच्छेद 325 के दायरे से बाहर है। ठीक है, यह अनुच्छेद संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों के चुनावों के लिए अलग अलग मतदाता सूची के प्रावधान को अनिवार्य बनाता है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, इसमें प्रमुख सिफारिशों पर एक नज़र डाल देते हैं। ईसीआई को मौजूदा नियमों में कोई भी बदलाव करने और एकल मतदाता सूची लागू करने से पहले सभी कारकों पर एक विचार कर एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। इसके अलावा ईसीआई को सीईआर यानी कॉमन इलेक्टोरल रोल को तैयार करने से पहले संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करना चाहिए और संघवाद के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा ईसीआई को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को विधायी विभाग को परिसीमन प्रक्रियाओं के प्रभावों की विशेष रूप से दुर्गम भूभागों की जांच करने एक साथ कार्य करना चाहिए। निर्वाचन आयोग और विधायी विभाग द्वारा राज्यों को अपनी स्वयं की मतदाता सूची बनाते समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मतदाता सूची के प्रयोग को जो है प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग करना चाहिए। ऐसा तब कर सकते हैं जब एक संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों में बदलाव नहीं हो। ईसीआई को एक विशिष्ट प्रावधान और वैधानिक वैकल्पिक तंत्र स्थापित करना चाहिए जिससे ये सुनिश्चित हो कि आधार संख्या प्राप्त गैर नागरिक कॉमन इलेक्टोरल रोल में शामिल न हो पाएँ। तो कुल मिला के एक वैदिक प्रावधान वैकल्पिक तंत्र स्थापित करने की बात इसमें की जानी चाहिए। अब देखें तो अगला है चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने समय गलत घोषणाएं। तो फॉल्स डिक्लेरेशंस ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ द नॉमिनेशंस फॉर इलेक्शंस। इलेक्शन मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार चुनावी उम्मीदवारों को झूठी गलत घोषणाओं और शपथ पत्रों को दाखिल करने से रोकने हेतु कठोर कदम उठाए। वर्तमान प्रावधान क्या है? निर्वाचनों का संचालन नियम 1961, निर्वाचनों का संचालन यानी कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961। उसके अनुसार चुनाव में उम्मीदवारों के लिए संपत्ति, देनदारियों, शिक्षा आदि के बारे में व्यापक जानकारी देते हुए एक शपथ पत्र यानी कि फॉर्म 26 दाखिल करना अनिवार्य है। झूठी जानकारी देना कानून का उल्लंघन है। ये आरपीए की धारा 125 के तहत दंडनीय अपराध हैं। समस्याएं देखें तो झूठे शपथ पत्रों मतदाताओं को भ्रमित करके उनकी पसंद को प्रभावित करते हैं, इसलिए ये चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए भी हानिकारक होते हैं। रिपोर्ट में दाखिल की गई प्रमुख सिफारिशों पर एक नज़र डालें तो सरकार को शपथ पत्रों के सत्यापन प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। साथ ही नियमों का पालन कर सुनिश्चित करने के लिए किसी भी गलत डेटा के बारे में तुरंत निर्वाचन आयोग को सूचित करना चाहिए। आरपीए यानी कि रिप्रेजेंटेटिव, ये आरपीए जो है आरपीए 1951 जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, उस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में झूठी घोषणा शपथ पत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। ये ऐसे में हम आगे कदम उठा सकते हैं। इसके अलावा गलत शपथ पत्र दाखिल करने पर आरपीए यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 125A के तहत सजा को 6 माह से बढ़ा करके 2 वर्ष कर देना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त अपराध की गंभीरता के आधार पर जुर्माना भी लगाया जाता है, हालांकि लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा जुर्माना केवल विशेष मामलों में लगाया जाना चाहिए, इससे छोटी गलतियों पर नहीं लगाया जाना चाहिए। अयोग्यता संबंधी मामलों का शीघ्र निपटान करना चाहिए क्योंकि लंबी मुकदमेबाजी कानूनी प्रक्रियाओं के इच्छित उद्देश्य को कमज़ोर कर देती है। इसके अलावा देखें तो मतदान करने और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु के बीच समानता स्थापित करना यानी कि स्टेबलाइजिंग पैरिटी बिटवीन मिनिमम एज ऑफ वोटिंग एंड कंटेस्टिंग इलेक्शंस। ठीक है, चुनाव लड़ने और मतदान करने इनकी बीच में समानता स्थापित करनी चाहिए। विधायिका में युवा प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है क्योंकि ये युवाओं के मुद्दे जोर शोर से उठाते हैं और युवाओं की चिंताओं का समाधान करते हैं और राजनीतिक संवाद के स्वरूप में बदलाव लाकर सरकार के अंदर और बाहर दोनों स्तरों पर होने वाले विचार विमर्शों को सही दिशा देते हैं। वर्तमान प्रावधान की बात करें तो वर्तमान में चुनाव लड़ने की आयु लोकसभा में 84 अनुच्छेद जो है अनुच्छेद आर्टिकल 84 जो है उसके अंतर्गत, और विधानसभा में आर्टिकल 173 के लिए चुनाव की न्यूनतम आयु 25 वर्ष बताई गई हैं। ठीक है, जो लोकसभा में आर्टिकल 84 जो है वहाँ पर, और विधानसभा में 173 में जो है 25 वर्ष बताई गई हैं। ये तो बात हो रही है मतलब चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु लोकसभा, और इसके अंतर्गत राज्यसभा में जो है इनकी आयु चुनाव लड़ने के लिए जो है 30 वर्ष बताई गई है, दोनों में ही आर्टिकल 84 में और आर्टिकल 173 में जो है राज्यसभा में और विधानसभा में बताई गई हैं। तो लोकसभा और विधानसभा में तो
4 और 7 से 173 में 25 वर्ष बताई गई हैं, राज्यसभा और विधानसभा दोनों में, और मतलब लोकसभा और विधानसभा दोनों में, ठीक है। लोकसभा 84 आर्टिकल 84 में और विधानसभा 173 में 25 वर्ष बताई गई है लोकसभा विधानसभा। लेकिन राज्यसभा जो है वहाँ पर 84 में इनकी उम्र जो है 30 वर्ष बताई गई है, और विधानसभा में भी 173 के तहत जो है 30 वर्ष ये बताई गई हैं। इसको हमें समझ लेना चाहिए विस्तार से। देखिए हमारे संविधान जो है, संविधान में भाग संख्या 5 जो है संघ सरकार में 52 से लेकर के 151 तक के आर्टिकल्स इसमें शामिल होते हैं। तो अनुच्छेद जो 52 से 62 तक हैं वो राष्ट्रपति के लिए, 63 से लेकर के फिर 73 तक जो है उपराष्ट्रपति, और उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और फिर 74 से लेकर के फिर 78 तक की आर्टिकल्स जो हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के संबंध में जो आर्टिकल 76 है वो है, ये सब बताते हैं। लेकिन 79 से लेकर के 79 से लेकर के 122-23 तक जो है आर्टिकल्स आते हैं, वो उसको हम संसद या पार्लियामेंट कहते हैं। ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है, कार्यपालिका के बाद। तो ये जो है इसमें अनुच्छेद जो 79 से लेकर के 122 तक है, यहाँ पूरी संसद के बारे में बताया गया। और इसी के तहत जो है आर्टिकल 79 से लेकर के 123 या 122 तक की रेंज में आ जाते हैं आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 जो है वो क्या बताता है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 84 में कहा गया है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, ठीक है, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता ये बताई गई है आर्टिकल 84 में। और 84 में फिर राज्यसभा लोकसभा दोनों की बात की गई है। राज्यसभा के लिए उम्र बताई है 25 वर्ष वहाँ, और लोकसभा के लिए उम्र जो है 30 वर्ष बताई गई है, जो है अर्हता के लिए यहाँ पर बताई गई अलग से, ठीक है। और फिर इसी तरह से जब हम भाग संख्या देखो 5 जो है 151 तक जाएगा, छठा शुरू देगा 152 से लेकर के 237। तो 152 से लेकर 162 तक वहाँ पर जो है राज्यपाल के बारे में बताई गई है। राज्यपाल 152 से लेकर के 162 तक तो वहाँ इसके बारे में बताया गया है। 163 से 167 तक जो है, जैसे 165 राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताता है। और इसके अलावा देखिए 167 तक जो है 153 से 152 से 167 तक जो है ये सब बता दिए जाते हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में। राज्य का विधानमंडल जो है वहाँ पर जो है 168 से लेकर के 212-13 तक जो उसमें है बताया जाता है, उसमें शामिल होता है, ठीक है। तो उसी की रेंज में जो है 168 से लेकर के 212 तक 213 तक जो बताए जाते हैं आर्टिकल्स, वहाँ पर जो है आता है आर्टिकल 173। जैसे राज्य का विधानमंडल के अंतर्गत आता है और संसद के अंतर्गत आता है। मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि पार्लियामेंट और विधानमंडलों के अंतर्गत ये आर्टिकल 173 और 84 दोनों आते हैं। और इसी में जो है यहाँ पर लोकसभा, विधानसभा वो कह लीजिए, और विधान परिषद कह लीजिए, इनके अंतर्गत जो है इनकी उम्र और अर्हताएँ जो हैं सभी चीज़ें बताई गई हैं। मैं आपको कुछ और आर्टिकल्स में बता देता हूँ। जैसे राज्य विधानमंडल का जो है आर्टिकल्स दे रखे हैं, वहाँ पर 173 में जो है उम्र कितनी बताई गई, 173 में मतलब बताई गई होगी, पर इसमें 173 के बारे में क्या लिखा गया है, राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। तो राज्य विधानमंडल के सदस्यता के लिए अर्हता जो है वो इसमें बताई गई है। और इसी तरह से उसके आसपास ही इससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन जो और चीज़ें बताई जाती है, जैसे 84 के आसपास के कुछ 1-2 आर्टिकल्स और मैं बता दूं ताकि वो आपको वो भी साथ साथ याद रह जाएगा। तो आर्टिकल्स में देखिए, जैसे 84 की बात हम करें तो उससे पहले 79 से शुरू होती है संसद, तो संसद के गठन की बात होती है 79 में। 80 में राज्यसभा की संरचना, 81 में जो है लोकसभा की संरचना। तो 80 और 81 जो है क्रमशः 80 और 81 राज्यसभा की बात पहले की गई, फिर लोकसभा की बात की गई है। संसद का गठन, फिर राज्यसभा का गठन, फिर लोकसभा का गठन, ये बताए जाते हैं। फिर 82 में जो है प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन की बात की जाती है, यानी कि परिसीमन के लिए आर्टिकल 82 है यहाँ पर, ठीक है। 83 के लिए संसद के सदनों की अवधि बताई गई है, ठीक है। और 84 में अर्हता बताई गई है, संसद सदनों के सदस्य के लिए अर्हता। और 85 में सदन के सत्र अवसान, विघटन, इनके बारे में बताई गई है, ठीक है। इसी तरह से जब हम भाग संख्या 6 के चैप्टर में चले जाते हैं, दूसरे में, तो वहाँ पर मतलब दूसरा या तीसरा जो भी चैप्टर है, तो वहाँ पर ये बताया जाता है कि 168 में वहाँ बताया गया है राज्यों के विधान मंडलों का गठन। राज्यों के विधानमंडलों का गठन 168 में, राज्य विधानमंडल गठन, जिस प्रकार से शुरुआती आर्टिकल वहाँ पर गठन के बारे में बताया गया, उसी प्रकार से संसद में भी मैंने बताया कि शुरुआती आर्टिकल जो है आपको गठन के बारे में ही बताता है। उसके बाद यहाँ पर जिस प्रकार हमारे यहाँ संसद वाले में 80 आर्टिकल है वो राज्यसभा की संरचना बताता है, उसी प्रकार वहाँ अगला ही जो आर्टिकल है 169 मतलब 169
वो विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन के बारे में बताता है, ठीक है। और उसके बाद जिस प्रकार से यहाँ पर 81 लोकसभा की संरचना बताता है, उसी प्रकार से वहाँ विधानसभाओं की संरचना के लिए 170 आर्टिकल काम आता है, ठीक है। तो ये मतलब सेम ही है, उसमें अलग कुछ नहीं। विधान सभाओं की संरचना जो है 170 में दी हुई है और विधान परिषदों की संरचना 171 में दी हुई है। वहाँ पर एक आर्टिकल बीच में आ जाता है इस वजह से, ठीक है, वो है 169। जैसे शुरुआत में 79 में क्या दी हुई है, संसद का गठन, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा डायरेक्ट। लेकिन वहाँ पर विधान मंडलों का गठन दिया गया है, फिर विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। ये मतलब कुछ स्पेशल है, क्योंकि राज्यसभा तो होती है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में विधानसभा के साथ विधान परिषद होनी जरूरी नहीं है। तो विधान परिषद जो बनाई जाएगी उनके बारे में पहले अलग से दिया हुआ है, फिर जो है विधानसभा के बारे में दिया हुआ, फिर विधान परिषद के बारे में दिया हुआ है। वहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, वहाँ पर विधानसभा के लिए पहले दिया हुआ है और यहाँ पर जो है राज्यसभा के लिए पहले दिया हुआ है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विधान परिषद दिया हुआ है, फिर जो है जिस प्रकार दोनों के देने के बाद में जो है प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजन के बारे में बात की गई है, लेकिन यहाँ समायोजन के बारे में अलग से बात नहीं की गई है। और इसके अलावा भारत के मतलब सरकार के कार्य का संचालन जो है, मतलब मेरे कहने का मतलब जो जनगणना के बाद में फिर जो अवधि दी हुई है जनगणना समायोजन के बाद में, वो वहाँ पर विधानमंडलों की अवधि दी हुई है। फिर 173 में जैसे मैंने बताया राज्यों के विधानमंडलों की सदस्यता की अर्हता दी हुई है। तो अवधि जो है वो अर्हता से जस्ट पहले दी हुई है, यहाँ पर भी अवधि जो है अर्हता से बिल्कुल जस्ट पहले दी हुई है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप इनको मतलब एम लक्ष्मीकांत के साथ कंपेयर कर सकते हैं और इस तरह से कंपेयर करके आप इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि बात संबंधित समस्याएं मुद्दे क्या है। लोकसभा में केवल 2.2% सांसदों की ही आयु 30 वर्ष से कम है। केवल कितनी 2.2% सांसद ही 30 वर्ष से कम आयु के हैं, बाकी बहुत सारे जो हैं सारे बुजुर्ग ही हैं मतलब लोकसभा में। और भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष के बीच समानता नहीं है ये। इसके कारण राजनीतिक क्षेत्र में भारत की युवा आबादी की भागीदारी कम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार भारत मतलब 18 वर्ष के युवाओं से इन उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक अनुभव और परिपक्वता की अपेक्षा करना सही नहीं है। रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों पर नजर डालें तो विधानसभा चुनाव लड़ने वालों के लिए न्यूनतम आयु को कम से कम करने का सुझाव दिया गया है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु को कम से कम करने से युवाओं का लोकतंत्र में भाग लेने का अवसर मिलेगा। युवाओं को राजनीतिक भागीदारी के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल प्रदान करने के लिए व्यापक नागरिक शिक्षा कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। व्यापक नागरिक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव सिविक एजुकेशन प्रोग्राम्स यहाँ पर जो है की बात की गई है। निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं को युवाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सरकारों, राजनीतिक दलों, युवा संगठनों को मिलकर कार्य करने चाहिए। अब हम आ जाते हैं अगली खबर की और वो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इससे पहले जो है ये एक विधेयक बन करके लाया गया था, उसको मतलब ऑर्डिनेंस लाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र संशोधन फिर अधिनियम बन गया है। पहले ऑर्डिनेंस लाया गया था मई महीने में, लेकिन ये जो है जो हम खबर पढ़ रहे हैं वो है अगस्त महीने की। अगस्त महीने में आते आते जो है एनसीटी डेली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस को जो है एनसीटी जो है एक्ट बना दिया गया है। तो इसको हम समझेंगे, विस्तार से समझ लेते हैं इनके बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में संसद द्वारा पारित किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार GNCTD संशोधन विधेयक 2023 को राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। ये अब विधेयक बन गया है। GNCTD संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश 2023 को प्रतिस्थापित किया गया है। मतलब ये है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश 2023 को प्रतिस्थापित किया गया है। यह अध्यादेश जो है दिल्ली के उपराज्यपाल LG को दिल्ली सरकार की तुलना में अधिक अधिकार प्रदान करता है। इस अध्यादेश को GNCTD बनाम भारत संघ 2023 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जारी किया गया था, ठीक है। तो हाल ही में संसद के द्वारा पारित किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक जो है उसको 2023 को राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। GNCTD जो एक्ट है वो बन गया है एक्ट। तो इस प्रकार से ये एक एक्ट बन गया है, GNCTD एक्ट हो गया है। और ये जो है खबर पहले जो पिछला महीना था उसमें भी खबर थी।
तो इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में संसद के द्वारा पारित किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार जीएनसीटीडी संशोधन विधेयक जो 2023 का अनुमोदन किया गया था, उस विधेयक को जो है मंजूरी मिल गई है। अब वो विधेयक जो है अधिनियम बन गया है। जीएनसीटीडी यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली संशोधन अधिनियम जो है ये जो आया गया है, इससे पहले अप्रैल महीने में जो अध्यादेश लाया गया था उसको प्रतिस्थापित कर देगा। ये अध्यादेश जो है दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी को दिल्ली सरकार की तुलना में अधिक अधिकार प्रदान करता है। इस अध्यादेश को जीएनसीटीडी बनाम भारत संघ 2023 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जारी किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने के लिए। ठीक है, न्यायालय के समक्ष ये प्रश्न था कि क्या दिल्ली में सिविल सेवाओं और सिविल सेवकों पर नियंत्रण दिल्ली सरकार या मुख्यमंत्री का होगा अथवा एलजी का। ध्यातव्य है कि दिल्ली सरकार का मुख्य जो है निर्वाचित मुख्यमंत्री होता है, जबकि एलजी को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि लोकसभा भूमि और पुलिस को छोड़ करके बाकी जो भी सेवाएं होंगी उन सब के लिए, जैसा कि बताया गया है कि लोक सेवाओं, प्रशासनिक सेवाओं जैसे लोक व्यवस्था है, पुलिस है, भूमि को छोड़ करके जो है दिल्ली सरकार के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने माना था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसके निर्णय को बदलने के लिए राष्ट्रपति से एक अध्यादेश जारी करवाया। तो सरकार के पास राजधानी की अधिकांश सेवाओं पर पूर्ण नियंत्रण है। ध्यातव्य है कि दिल्ली में लोक व्यवस्था जो है पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था, ये मामले में केंद्र सरकार को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निर्णय दिया था कि एलजी के पास स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्तियां नहीं है, वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर परामर्श पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी दिल्ली की शासन व्यवस्था देखें तो केंद्र शासित प्रदेश यूटी के रूप में वर्गीकरण है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत दिल्ली को यूटी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ध्यातव्य है कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत किया गया है। ठीक है, प्रशासन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 239 के अंतर्गत आता है। इस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि यूटी का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा किया जाएगा। विशेष दर्जा क्या है देखिएगा, एस बालाकृष्णन समिति की सिफारिशों के बाद 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटीडी के रूप में नामित किया गया था। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 239 ए को जोड़ा गया और इसमें दिल्ली को विधानसभा और मंत्रिपरिषद से युक्त एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उपराज्यपाल एलजी को दिल्ली के प्रशासक के रूप में नामित किया गया और दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से कार्य करता था। ठीक है, कार्यकर्ता है मतलब। दिल्ली विधानसभा की शक्तियां देखें तो दिल्ली विधानसभा के पास पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनने की शक्ति है। साथ ही दिल्ली सरकार को समान विषयों पर कार्यकारी शक्तियां भी प्राप्त हैं। संसद समान का मतलब क्या है, पुलिस को छोड़ दें, लोक व्यवस्था को छोड़ दें और भूमि को छोड़ दें तो भूमि केंद्र के अधीन होगी, पुलिस भी केंद्र के अधीन होगी और लोक व्यवस्था भी केंद्र के अधीन होती है। बाकी वाले पर जो है कानून बनाने का अधिकार दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी चुने हुए प्रतिनिधि को मिल जाएगी। संसद दिल्ली से विभिन्न राज्य समवर्ती सूची विषय पर कानून बना सकती हैं। जीएनसीटीडी अधिनियम जो है यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अधिनियम 1991 जो है उसको प्रतिस्थापित करने के लिए अध्यादेश लाया गया था। 1991 के तहत दिल्ली का विधानसभा और दिल्ली सरकार के कामकाज के रूप में रूपरेखा तैयार की गई थी। इसके तहत विधानसभा की शक्तियां एलजी के विवेकाधीन शक्तियों और सरकार के कामकाज के संबंध में एलजी की जानकारी को प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य को निर्धारित किया गया था। दिल्ली शासन व्यवस्था में चुनौतियां क्या हैं देखिए, अस्पष्ट स्थिति हैं। अनुच्छेद 239 के साथ अनुच्छेद 1 को पढ़ने पर लगता है कि यूटी पूर्णतया राष्ट्रपति द्वारा शासित होते हैं। हालांकि दिल्ली की विशेष स्थिति प्रशासनिक प्रक्रिया में अस्पष्टता पैदा करती हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की उपस्थिति, राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग संवैधानिक पदाधिकारी, विदेश राजनयिक मिशन, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां आदि दिल्ली में स्थित हैं। ठीक है, इसलिए एनसीटी दिल्ली के प्रशासन और शासन के उच्चतम संभव राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिल्ली के संबंध में लगाए गए कोई भी निर्णय संपूर्ण देश को प्रभावित करते हैं। इससे राष्ट्रीय गौरव, देश की छवि, विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा के साथ प्रभावित होने की संभावना होती है। इसके अलावा निर्णय लेने में देरी होती है। एलजी और निर्वाचित सरकार के बीच में असहमति के कारण निर्णय लेने में देरी होती है। इससे शासन में अक्षमताएं और अनियमितताएं पैदा होती हैं। अधिनियम के
मुख्य प्रावधान देखें तो राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण एनसीसीएचए की बात की जाती है। इस अधिनियम में एनसीसीएचए के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सेवाओं पर संबंधित कुछ मामलों पर दिल्ली के एलजी को सिफारिशें करना है। एनसीसीएचए की कार्यप्रणाली से पहले हमें देखना होगा कि एनसीसीएचए की संरचना किस प्रकार से यहाँ पर निर्मित की गई है। तो एनसीसीएचए में अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाया गया है और इसके अलावा अध्यक्ष के अलावा मुख्यमंत्री जो अध्यक्ष होगा उसके अलावा यहाँ पर एक दिल्ली सरकार द्वारा जो प्रधान गृह सचिव होता है, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी जो होता है, मुख्य सचिव को यहाँ पर जो है होम सेक्रेटरी के मुख्य सचिव प्रधान गृह सचिव को जो है प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी को यहाँ रखा गया है। इसके अलावा देखें तो सदस्य जो हैं मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी जो है इसमें शामिल करने की बात की गई है। प्रधान सचिव या जो है चीफ सेक्रेटरी इसमें मुख्य सचिव को शामिल करने की बात की गई है। तो मुख्य सचिव हैं, प्रधान सचिव हैं, गृह विभाग के, इन सबको शामिल किया गया है। यहाँ पर ये सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। अब देखिए राष्ट्रीय राजधानी के मुख्य प्रावधान देखें तो राष्ट्रीय राजधानी सेवा प्राधिकरण की बात यहाँ पर की गई है और इस अधिनियम में एनसीसीएचए गठन प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सेवाओं से संबंधित कुछ मामलों पर एलजी की सिफारिशें कम करना है। एलजी को सिफारिशें करना है। एनसीसीएचए की कार्यप्रणाली मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष रहते हैं। एनसीसीएचए के इस तथा सदस्य के रूप में दिल्ली सरकार का प्रधान गृह सचिव और दिल्ली सरकार का प्रधान गृह सचिव और दिल्ली सरकार का मुख्य सचिव यहाँ पर होगा। ठीक है, तो गृह विभाग का प्रधान सचिव और मुख्य सचिव जो है दिल्ली सरकार के यहाँ पर होंगे और दोनों की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार करेगी। इस प्राधिकरण के सभी निर्णय उपस्थित मतदान में बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। ठीक है, और एलजी की शक्तियां ऐसे मामले जिसमें एलजी पूर्णतः अपने विवेक से कार्य कर सकता है, ऐसे मामले में दिल्ली विधानसभा विधायी क्षमता से बाहर हैं किंतु एलजी को सौंपा गया है। ठीक है, उन्हें एलजी को सौंपा गया है। ऐसे मामले जो दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर हैं वो एलजी को सौंपे गए हैं। ऐसे मामले में एलजी को कानून अपने विवेक से कार्य करना होता है। ऐसे मामले जहां एलजी को कोई न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने की आवश्यकता होती है। एलजी की प्रमुखता की बात करें तो इसमें एलजी को विवेकाधिकार का विस्तार प्रदान किया गया। इसके तहत एनसीसीएचए की सिफारिशों को स्वीकार कर सकता है और 15 साल के लिए वापस भेज सकता है। एलजी और एनसीसीएचए के बीच मतभेद की स्थिति में एलजी का निर्णय जो है अंतिम निर्णय होगा। मंत्रियों द्वारा मामलों का निपटान कुछ विशेष मामलों में आदेश जारी करने से पहले दिल्ली सरकार के मंत्रियों को जो है मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से उन मामलों को एलजी की राय हेतु प्रस्तुत करना होगा। ये मामले निम्नलिखित से संबंधित हो सकते हैं, जैसे दिल्ली में शांति व्यवस्था, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट या अन्य राज्य सरकारों के बीच संबंध, विधानसभा सत्र को बुलाना, सत्र अवसान एवं विघटन, ऐसे मामले जिन पर एलजी को अपने विवेकाधिकार से आदेश देना है ये शामिल हैं। ठीक है, सचिवों के कर्तव्य देखें तो संबंधित विभाग के सचिवों को ऐसे मामले जो दिल्ली सरकार के लिए विवाद का कारण बन सकते हैं एलजी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के संज्ञान में लाने होंगे। इस अधिनियम से संबंधित मुख्य समस्याएं देखें तो केंद्र सरकार से शक्तियां, ये कानून केंद्र सरकार को दिल्ली में अधिकारियों के स्थानांतरण और पद स्थापन पर नियंत्रण प्रदान करता है। यह एनसीटी दिल्ली बनाम भारत संघवाद 2023 एनसीटी दिल्ली बनाम भारत संघवाद 2023 जो है उस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय के विपरीत है। ठीक है, ये जो है एनसीटी दिल्ली बनाम भारत संघवाद जो है उसमें 2023 में ये जो है निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया उस निर्णय के विपरीत है। इस अधिनियम की समस्या ये है एनसीसीएचए की बैठक की उपस्थिति मुख्यमंत्री की उपस्थिति के बिना भी बुलाई जा सकती है, क्योंकि कोरम अथवा गणपूर्ति की संख्या जो है मात्र 2 ही सदस्य निर्धारित की गई हैं। मुख्यमंत्री नहीं हो तो भी काम चल सकता है। ठीक है, इसके अलावा जवाबदेही की त्रिस्तरीय श्रृंखला, एनसीसीएचए को अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन पर अधिकार प्रदान करने से जवाबदेही का त्रिस्तरीय श्रृंखला खंडित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार लोकतांत्रिक सरकार जवाबदेही की त्रिस्तरीय श्रृंखला पर टिकी है। सिविल सेवक मंत्रियों के प्रति जवाबदेह होते हैं। ठीक है, ऐसे में इसके अलावा मंत्री विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं और विधायिका की जवाबदेही मतदाताओं के प्रति होती है। यह कानून पहली श्रृंखला का खंडन है। पहली श्रृंखला का खंडन जो है सिविल सेवक मंत्रियों के प्रति जवाबदेही होते हैं उसका खंडन है। इससे संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन हो सकता है जो मूल ढांचा सिद्धांत एक भाग है। ठीक, इसके अलावा सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन, विभागीय सचिव संबंधित मंत्री से परामर्श किए बिना विशिष्ट मामलों को सीधे एलजी मुख्यमंत्री और
मुख्य सचिव के संज्ञान में लाएंगे। एलजी में विवेकाधीन वृद्धि अनुच्छेद 239A के अनुसार एलजी जिन मामलों में अपना विवेकाधिकार से कार्य कर सकता है उन्हें छोड़कर अन्य मामलों को मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से कार्य करेगा। इस अधिनियम के प्रावधान एलजी की विवेकाधीन और अन्य प्रभावी शक्तियों का विस्तार करते हैं। विवादास्पद मामलों में संबंध में नष्टता होना, इस कानून में उन मामलों को एलजी के संज्ञान में लाने का प्रावधान किया गया जिनके कारण GNCTD यानी कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली GNCT और केंद्र सरकार के मध्य विवाद उत्पन्न हो सकता है। और इस कानून में उन विवाद मामलों को परिभाषित नहीं किया गया है। गवर्नमेंट जो NCT दिल्ली की जो गवर्नमेंट है यानी मुख्यमंत्री जो है उनमें और केंद्र सरकार के बीच विवाद की स्थिति होती है। ऐसे में क्या होनी चाहिए आगे की रहा, ये ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली की प्रशासन प्रणाली लंबे समय से परिवर्तनशील रही, इससे अधिक स्थायी प्रणाली बनाने के निम्नलिखित विषयों पर व्यवहार में लाया जाना चाहिए। जैसे अलग अलग मॉडल आना चाहिए, राजधानी शहरों के प्रशासन और अलग अलग मॉडल प्रस्तुत होने चाहिए। दिल्ली के लिए एक मॉडल अपनाने हेतु इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। और निम्नलिखित मामले शामिल हैं, संघीय जिले के रूप में राजधानी अबुजा। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, संघीय जिले के रूप में राजधानियां जो हैं निम्नलिखित हमारे सामने शामिल हैं मामले। दिल्ली के लिए एक मॉडल अपनाने हेतु अध्ययन किया जा सकता है। जैसे इनमें शामिल निम्नलिखित है, निम्नलिखित का अध्ययन करके ऐसा किया जा सकता है। जैसे राजधानी जो अबुजा है, अबुजा किसकी राजधानी है आपको बताइए मुझे जल्दी बताइए। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा। इसके अलावा ब्राज़ीलिया जो ब्राज़ील की राजधानी है, जो नाइजीरिया है वो अफ्रीका में है और जो ब्राज़ील है वो अमेरिका में है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया भी इसी तरह से है। इसके अलावा कैनबरा जो है, कैनबरा, इसके अलावा वाशिंगटन DC है। तो इस तरह के उदाहरण जो हैं आपके सामने रहते हैं। ठीक है, कैनबरा किसकी राजधानी है? कैनबरा शायद ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की होनी चाहिए। और वाशिंगटन DC अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और वाशिंगटन DC जो है अमेरिका की राजधानी है, जैसा कि आप जानते हैं। और इन शहरों में संघीय नियंत्रण अलग अलग करके स्तर देखा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए शहर राज्य के रूप में राजधानी देखें तो बर्लिन, और इसके अलावा ब्रसेल्स और ब्यूनस आयर्स है। ब्यूनस आयर्स जो है वो किसकी राजधानी है? ये आपको मैंने दक्षिणी अमेरिका पढ़ते समय बताया था। ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है, जो चिली सैंटियागो का पड़ोसी देश है। ठीक है, इसके अलावा देखिए मतलब बहुत सारी है, बर्लिन है, ब्रसेल्स है। ब्रसेल्स किसकी राजधानी है? ब्रसेल्स ये आपके ब्रसेल्स क्या अमेरिका में है? मतलब क्या भाई अफ्रीका में है? ब्रसेल्स मेरे को नहीं लगता कहीं देखी होगी। ब्रसेल्स भी ये राजधानी जो है वो भी नॉर्थ अमेरिका में होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल तो नहीं दिख रही है ब्रसेल्स। खैर छोड़ो, ये राजधानियाँ जो हैं ये एक शहर राज्य के रूप में राजधानी है। ठीक है, और यहाँ सिटी गवर्नमेंट जो है वो नगरीय प्रशासन राज्य के कार्य भी करती हैं। नगरीय प्रशासन जो है वो राज्य के काम भी करते हैं। ठीक है, शहर है वो राज्य के रूप में राजधानी है। कई जो है संघीय जिले हैं वो राज्य की राजधानी के रूप में है। ठीक है, इसके अलावा एक राज्य में एक शहर के रूप में राजधानी, जैसे बर्न है, ओटावा है। यहाँ राजधानी राज्य सरकार के अधीन एक नगर पालिका होती है। ठीक है, एक पूर्ण राज्य के रूप में राजधानी जैसे मैक्सिको सिटी है। तो अलग अलग तरह की राजधानी हमारे सामने है, अलग अलग मॉडल है इनकी। ठीक से स्टडी की जानी चाहिए, इनका अध्ययन किया जाना चाहिए और फिर जो है दिल्ली पर इसका जो है रूप लागू किया जाना चाहिए। तो इसके अलावा आगे की राह में निर्णयन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। निर्वाचित नगरपालिका परिषदों और क्षेत्रीय सरकार के साथ दो स्तरीय प्रशासन, मतलब क्षेत्रीय सरकार के साथ में 2 स्तरीय महानगरीय प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी महानगरीय क्षेत्र को 31 स्थानीय सरकारों में विभाजित किया गया है, जिनमें राज्य सरकार समन्वयक की भूमिका निभाती हैं। कार्य क्षेत्र का सीमांकन केंद्र सरकार के कार्यालयों और उनके अनुषंगी कार्यालयों को केंद्रीय प्रशासन के अधीन किया जा सकता है, जबकि NCT को दिल्ली राज्य के कार्य क्षेत्र के अधीन रहने दिया जा सकता है। प्रवर्तनकारी शक्तियां देखें तो नगर पालिकाओं को सिविल अनुपालन के लिए प्रवर्तनकारी शक्तियां प्रदान की जा सकती है, जिनका प्रयोग सामुदायिक पुलिस अधिकारियों के माध्यम से किया जा सकता है। वहीं दिल्ली पुलिस आपराधिक मामलों का निपटान कर सकती है। ठीक है, तो सिविल अनुपालन के लिए प्रवर्तनकारी शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं नगर पालिकाओं को। ठीक है, सिविल अनुपालन के लिए। ठीक है, लेकिन आपराधिक मामलों के लिए फिर पुलिस हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये पहले
मतलब जो विधेयक आया था, जो एक अध्यादेश आया था, उसको अध्यादेश को आप मतलब अधिनियम बनते हुए देख सकते हैं। और इसके अलावा और विस्तार से पढ़ना चाहें तो जनवरी 2023 में आप जा करके इसके संबंध में पढ़ सकते हैं। अब हम समझते हैं अविश्वास प्रस्ताव को। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। ठीक है, ये मानसून सत्र में है और केंद्र सरकार के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है इसको हम समझेंगे अभी। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जाने तो अविश्वास प्रस्ताव एक विधायी प्रस्ताव है। ठीक है, इससे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसके द्वारा विपक्ष सरकार के बहुमत और शासन करने की क्षमता को चुनौती दी जा सकती है। संसदीय लोकतंत्र में कोई भी सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसके पास पर्याप्त रूप से निर्वाचित सदन अर्थात लोकसभा में बहुमत हो। लोकसभा में बहुमत नहीं है तो फिर वो सत्ता में नहीं रह सकती। इसका अर्थ यह है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मौजूदा सरकार गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में उस सदन के किसी सांसद द्वारा ही लाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक अनुच्छेद, लोकसभा में कार्य संचालन के नियम देखिए। संवैधानिक अनुच्छेद कौन से हैं और लोकसभा में कार्य संचालन के नियम क्या हैं? हमारे देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75(3) जो है, इसमें निर्णय किया गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75 ये बताता है, 75 में 3rd पॉइंट ये बताता है लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 198 में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव का आधार जो है, अविश्वास प्रस्ताव का आधार क्या हो सकता है? अविश्वास प्रस्ताव का आधार ये होता है कि कोई निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अविश्वास प्रस्ताव वैसे भी लाया जा सकता है, कोई मतलब आधार निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ तक कि नोटिस के आधारों का उल्लेख किया जाता है और सदन में उन्हें पढ़ा जाता है, तब भी वे अविश्वास प्रस्ताव का हिस्सा नहीं होते हैं। ठीक है, भाषण देखिए, जब कोई सदन द्वारा प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है तब प्रस्ताव के समर्थन में कोई भाषण नहीं दिया जा सकता। दोबारा नया प्रस्ताव, एक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने और सदन द्वारा उसे अस्वीकार कर दिए जाने के बाद उस सत्र में दूसरा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव की सामान्य प्रक्रिया क्या है इसको हम समझेंगे। अविश्वास प्रस्ताव की सामान्य प्रक्रिया क्या है? जब सदन में विपक्षी दलों को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो या अपना अविश्वास प्रस्ताव खो चुके हैं तो अविश्वास प्रस्ताव लाती हैं। लोकसभा अध्यक्ष परीक्षण करता है अविश्वास प्रस्ताव सही है या नहीं है। फिर नोटिस प्रस्तुत करने वाला सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए सदन की अनुमति मांगता है। फिर इसके बाद अध्यक्ष उन सदस्यों को बुलाता है जो अविश्वास प्रस्ताव लाने के पक्ष में हैं। फिर कम से कम 50 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाने के पक्ष में सहमति व्यक्त करते हैं तो अध्यक्ष इस सदन में पेश करने की अनुमति देता है। अध्यक्ष की अनुमति मिलने की तारीख से 10 दिनों के भीतर सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। ठीक है, 10 दिनों के भीतर अविश्वास प्रस्ताव के संबंधित महत्वपूर्ण प्रभाव देखें तो राजनीतिक शून्यता। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, जिससे राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा हो जा सकती है। इसके अलावा प्रशासनिक चुनौती देखें तो राजनीतिक कार्यकारिणी को अचानक हटाने से प्रशासनिक भ्रम और नीतिगत अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संसदीय दक्षता देखें तो राजनीतिक उद्देश्यों से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव सदन में समय के इष्टतम उपयोग को प्रभावित करते हैं, यानी समय बर्बाद करते हैं। उदाहरण के लिए मौजूदा प्रस्ताव समेत संसद के अविश्वास प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए 456 घंटे व्यय किए। ठीक है, मौजूदा प्रस्ताव समेत संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 456 घंटे व्यय किए। इसमें कोई कुछ खास नहीं निकला। राजकोष पर बोझ देखें तो अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने के बाद यदि कोई अन्य दल बहुमत साबित नहीं कर पाता है तो आम चुनाव कराने का बोझ अंततः नागरिकों ही वहन करना पड़ता है। ऐसे में निष्कर्ष क्या है कि भारत में संसदीय इतिहास का पहला अविश्वास प्रस्ताव तीसरी लोकसभा में पेश किया गया, जिस पर लोकसभा में चर्चा हुई थी। तब से अब तक संसद में कुल 26 अविश्वास प्रस्तावों पर चर्चा हो चुकी हैं। इनमें से 25 अविश्वास प्रस्तावों को अस्वीकार किया गया है। वर्ष 1979 में केवल एक बार अविश्वास प्रस्ताव से कारण सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। ये रिकॉर्ड सरकार को चुनौती देने के अवसर की व्यापकता और साथ ही भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थिरता को भी दर्शाता है। ठीक है, अगली देखें खबर तो वो है मध्यस्थता विधेयक, यानी कि मेडिएशन बिल। क्या है मेडिएशन बिल? क्या है 2023 हाल ही में संसद के दोनों सदनों ने मध्यस्थता विधेयक मेडिएशन बिल पारित किया है। इस का उद्देश्य भारत में मध्यस्थता को वैकल्पिक विवाद समाधान ADR के एक अधिमान्य तरीके के रूप में बढ़ावा देना है।
ठीक है, अधिमान्य तरीके के रूप में बढ़ावा देना है। मध्यस्थता को परिभाषित करता है। मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिससे मध्यस्थता, मुकदमा पूर्व मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता, सामुदायिक मध्यस्थता, सुलह या समान अर्थ की कोई पदावली शामिल होगी। ठीक है, इसके तहत संबंधित पक्ष तीसरे पक्ष की सहायता से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस तीसरे व्यक्ति को मध्यस्थ कहा जाता है। मुकदमेबाजी से पहले स्वैच्छिक मध्यस्थता संबंधित पक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सिविल या वाणिज्यिक विवादों का न्यायालय या किसी अन्य अधिकरण के पास जाने से पहले मध्यस्थता के जरिए समाधान करने का प्रयास करें। ठीक, इसके अलावा देखें तो मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद। केंद्र सरकार ऐसे विवादों की सूची में संशोधन कर सकती है। हमें सूची में निम्नलिखित विवाद शामिल है, जैसे नाबालिगों या मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों से विवाद। इसके अलावा दांडिक क्रिमिनल अपराध के अभियोजन से जुड़े विवाद, तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाले विवाद। ऐसे विवाद जो हैं उनको मतलब सूचीबद्ध कर सकती हैं। तो मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद बता सकती है कौन कौन से हैं ऐसे। इसके अलावा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, जब तक संबंधित पक्ष किसी अन्य तरीके से या ऑनलाइन मोड के माध्यम से में मध्यस्थता के लिए सहमत न हो, तब तक मध्यस्थता संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय या उसके समक्ष वाले अधिकरण के तहत होगी। यानी कि जब तक संबंधित पक्ष या किसी अन्य तरीके से ऑनलाइन मोड में मध्यस्थता के लिए सहमत न हो, तब तक मध्यस्थता संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय या सक्षम क्षेत्राधिकार वाले अधिकरण के तहत होगी। ठीक है, मध्यस्थता के लिए किए जाने वाले समय सीमा देखें तो इसे 120 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस समय सीमा को पक्षों की सहमति से 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। एक पक्ष 2 सत्रों के बाद मध्यस्थता से हट सकता है। न्यायालय से संबंधित मध्यस्थता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जानी चाहिए। भारतीय मध्यस्थता परिषद MCI की स्थापना देखें तो इसके लिए निम्नलिखित उद्देश्य हैं। मध्यस्थता को बढ़ावा देना, भारत को घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए एक मजबूत केंद्र के रूप में स्थापित करना, मध्यस्थों के पंजीकरण के लिए नियम बनाना। MCI यानी कि भारतीय मध्यस्थता परिषद यानी कि मेडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, जैसे एक अध्यक्ष हो सकता है, 2 पूर्णकालिक सदस्य हो सकते हैं, 1 अंशकालिक सदस्य हो सकता है, 3 पदेन सदस्य हो सकते हैं। तो एक अध्यक्ष होगा, फिर 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, एक अंशकालिक सदस्य होगा। 2 पूर्णकालिक सदस्य यानी मध्यस्थता या ADR का अनुभव रखने वाले होंगे। इसके अलावा एक अंशकालिक सदस्य जिसमें विधि सचिव या व्यय सचिव शामिल होगा। 3 पदेन सदस्य इसमें होने चाहिए। तो इस प्रकार ये MCI में निम्नलिखित शामिल होंगे, एक अध्यक्ष होगा, 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, एक अंशकालिक सदस्य होगा और 3 पदेन सदस्य होंगे। ठीक है, मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को परिभाषित करता है। ये मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को MCI द्वारा मध्यस्थता करने के लिए अधिकृत निकाय या संगठन के रूप में परिभाषित करता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित प्राधिकरण भी मध्यस्थता कर सकता है। विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 अधिनियम जो है 1987 के तहत गठित प्राधिकरण भी मध्यस्थता कर सकता है। सामुदायिक मध्यस्थता का आयोजन, इसमें 3 मध्यस्थतों को एक पैनल द्वारा किसी क्षेत्र में निवासियों के बीच शांति व सद्भाव प्रभावित करने वाले विवादों का समाधान किया जा सकता है। प्रवर्तनीयता, मध्यस्थता द्वारा किए गए समझौते न्यायालय के निर्णयों के समान बाध्यकारी व प्रवर्तनीय होते हैं। हालांकि मध्यस्थता के फैसले को 90 दिन के भीतर सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मध्यस्थता द्वारा किए गए समाधान को धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, छद्मरूपण और मध्यस्थता के अनुपयुक्त विवाद के आधार पर चुनौती दी जा सकती हैं। ठीक है, वैकल्पिक विवाद ADR एडिशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मतलब ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में जाने तो ये ADR उन अलग अलग तरीकों के बारे में बताता है जिनका उपयोग करके लोग बिना सुनवाई के विवादों का समाधान करते हैं। ADR तंत्र में मध्यस्थता के अलावा निम्नलिखित शामिल है। माध्यस्थम आर्बिट्रेशन वह प्रक्रिया जिसमें पक्षों की सहमति से विवाद को एक या एक से अधिक मध्यस्थों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो विवाद पर बाध्यकारी निर्णय देते हैं। सुलह कॉन्सिलिएशन एक गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है। इसमें एक निष्पक्ष तीसरा पक्ष होता है जिसमें सुलहकर्ता कहते हैं। सुलहकर्ता विवाद के पारस्परिक रूप से संतोषजनक सहमत समाधान तक पहुंचने में विवाद के पक्षों की सहायता करता है। बातचीत या समझौता वार्ता नेगोशिएशन
ये गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है। इसमें विवाद का बातचीत के जरिए समाधान निकालने के उद्देश्य से विवाद के दोनों पक्षों के बीच वार्ता शुरू की जाती है। इस वार्ता में किसी तीसरे पक्ष द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। भारत में एडीआर को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम देखें तो भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996, मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम 2019 पारित किए गए हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, इसके अलावा संस्थागत मध्यस्थता की सुविधा हेतु NDIAC और नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र यानी कि NDIAC अधिनियम 2019 पारित किए गए हैं। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों का प्रावधान करता है। मध्यस्थता विधेयक की आवश्यकता क्यों? समर्पित अधिनियम का अभाव। वर्तमान में मध्यस्थता के अलग अलग पहलुओं को विनियमित करने वाला कोई व्यापक कानून नहीं है। न्यायालय के बोझ में कमी। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार अलग अलग न्यायालयों में 5.02 करोड़ मामले लंबित हैं। इस संख्या को कम करने के लिए मध्यस्थता विधेयक एक महत्वपूर्ण है। सौहार्दपूर्ण समाधान। मध्यस्थता विवाद के अलग अलग पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए सहयोग है। साथ ही यह भविष्य में होने वाले किसी भी विवाद की संभावना को भी कम करता है। सिंगापुर कन्वेंशन की प्रतिबद्धता को पूरा करना। यह मध्यस्थता से उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इस कन्वेंशन को मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन भी कहा जाता है। मध्यस्थता की लागत में कमी करना। ये विधेयक ऑनलाइन मध्यस्थता की अवधारणा प्रस्तुत करता है। इससे वादियों की यात्रा संबंधी लागत में कमी हो सकती है। समय की बचत होती है। न्यायालयों की तुलना में लोग कम समय में अपने विवादों का समाधान कर पाते हैं। विधेयक से संबंधित चिंताएं। ऑनलाइन मध्यस्थता। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 55% लोगों के पास इंटरनेट तक पहुंच है। केवल 27% के पास ही इसके लिए आवश्यक उपकरण है। इसके अलावा देखें तो पूर्ण अनुमोदन। मध्यस्थता परिषद को अब आवश्यक कार्यों से संबंधित नियम जारी करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्ण अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इससे हितों की टकराव में वृद्धि होगी, क्योंकि भारत में सर्वाधिक वाद सरकार से संबंधित है और सरकार देश में सबसे बड़ी वादी है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का मुद्दा। यह भारत के बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप होने वाले निपटान समझौतों को लागू करने का प्रावधान नहीं करता। ये गोपनीयता के उल्लंघन की स्थिति में कोई दायित्व निर्धारित नहीं करता। आगे की राह ऐसे में क्या हो सकती है? तो आगे की राह के रूप में ऐसे में हो सकता है कि सरकार से संबंधित विवादों को शामिल करना। स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि सरकार से संबंधित विवादों को भी इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा गोपनीयता संबंधी विवाद, जैसे किसी मध्यस्थता की शुरुआत के साथ ही गोपनीयता के किसी भी विवाद संभावित उल्लंघन को रोकने के लिए एक औपचारिक समझौता भी किया जाना चाहिए। साथ ही गोपनीयता के उल्लंघन की स्थिति में दंड दायित्व का प्रावधान किया जाना चाहिए। मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवादों की सूची से कुछ विवादों को हटाना। मुकदमेबाजी से पहले मध्यस्थता के माध्यम से अधिकतम विवादों का निपटान सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके लिए सूची में विवादों की संख्या को कम किए जाने की आवश्यकता है। अगली खबर है सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के लिए दिशा निर्देश। गाइडलाइंस फॉर सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसेज। हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिजिटल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स द्वारा किए जाने वाले विज्ञापनों हेतु व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के लिए दिशा निर्देश की बात हो रही है। ये खबर अगली है। ठीक है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अब क्यों ये है, इससे जुड़ा क्या मामला है? देखिए, ये दिशा निर्देश भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन की रोकथाम दिशा निर्देश 2022 का विस्तार किया गया है। उपभोक्ता मामलों का विभाग सक्रिय रूप से इन दिशा निर्देशों की निगरानी और कार्यान्वयन करेगा। उपभोक्ता मामलों का विभाग करेगा। ठीक है, ये विभाग उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, मंत्रालय कौन सा है? मंत्रालय है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। नए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर इन्फ्लुएंसर्स को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत दंडित किया जा सकता है। सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के लिए प्रमुख प्रावधान क्या किए गए हैं, क्या कहा गया है इसमें?
इससे पहले हम समझ लेते हैं भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बारे में, यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि ASCI। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी उत्पत्ति 1985 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में 1985 में इसको स्थापित किया था। यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी है। कंपनी अधिनियम 2013 के गैर लाभकारी कंपनी है। 1985 में स्थापित किया गया था भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक स्वैच्छिक स्वविनियामक संगठन है। इसमें भारत की मार्केटिंग, क्रिएटिव, मीडिया और संबद्ध कंपनियों के सदस्य शामिल होते हैं। विज्ञापन में स्वविनियमन के माध्यम से भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना इसके सौंपे गए कार्यों में शामिल है। ठीक है, अब हम समझते हैं दिशा निर्देश इसमें क्या है। प्रकटीकरण को लेकर के क्या कहा गया है। विज्ञापन दाता और इन्फ्लुएंसर के बीच सभी भौतिक संबंधों, मौद्रिक और अन्य पारितोषिक, निःशुल्क उत्पाद आदि का खुलासा करना अनिवार्य है। इसका उल्लेख ईमानदारी और स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए ताकि एक औसत उपभोक्ता को इसके बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके। विज्ञापन, प्रायोजित सहभागिता और भुगतान युक्त प्रचार, पेड प्रमोशन जैसी शब्दावलियों का प्रयोग किया जा सकता है। इन्हें हैशटैग या हेडलाइन टेक्स्ट के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। यथोचित उत्तरदायित्व विज्ञापनकर्ताओं को गहन समीक्षा करने और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वे विज्ञापन में किए गए दावों को प्रमाणित करने की स्थिति में है। उन्हें किसी उत्पाद या सेवा का विज्ञापन करने से पहले उसका उपयोग या अनुभव करना होगा। इन्फ्लुएंसर्स को झूठे या भ्रामक या अतिरंजित दावे करने से बचना चाहिए। अब हम समझते हैं स्वास्थ्य से संबंधित इन्फ्लुएंसर्स के लिए क्या कहा गया है। प्रमाणीकरण के बारे में बताया गया है कि प्रमाणित चिकित्सकों और स्वास्थ्य एवं फिटनेस विशेषज्ञों को जानकारी साझा करते समय या प्रचार करते समय ये बताना होगा कि वे प्रमाणित स्वास्थ्य फिटनेस विशेषज्ञ एवं विशेषज्ञ चिकित्सा व्यवसायी हैं। डिस्क्लेमर, विज्ञापन कर्ताओं को ये सुनिश्चित करना होगा कि दर्शक उनकी विज्ञापनकर्ताओं पुष्टि को पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार के विकल्प रूप में नहीं देखें। ठीक है, फिनफ्लुएंसर्स के लिए देखा गया। फिनफ्लुएंसर्स के बारे में क्या कहा गया है कि पंजीकरण, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने पंजीकरण के बाद बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, बीमा, BSFI जैसे विषयों पर निवेश संबंधी सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा देखें तो अन्य वित्तीय इन्फ्लुएंसर्स के पास भी उचित प्रमाण पत्र होने चाहिए, जैसे कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI से प्राप्त लाइसेंस, भारतीय बीमा विनियामक, ठीक है, और विकास प्राधिकरण। तो इंडियन बीमा को हम क्या कहते हैं, भारतीय बीमा प्राधिकरण, बीमा को क्या कहते हैं। अब देखिए ये दिशा निर्देशों की आवश्यकता क्यों है, पहली बात तो ये समझते हैं। देखिए इन दिशा निर्देशों की आवश्यकता इसलिए क्योंकि ये उपभोक्ताओं के निर्णयन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये लोग सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स पर विश्वास करते हैं। वे जो कुछ भी कहते हैं उन चीज़ पर प्रचार करते हैं, उनका अनुसरण करने लगते हैं। इसके वित्तीय क्षति, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आदि नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इससे चुनने के अधिकार, सूचना के अधिकार, हानिकारक उत्पादों और सेवाओं के विरुद्ध रक्षोपाय के अधिकार का उल्लंघन होता है। इसके अलावा देखें तो इन्फ्लुएंसर के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार देखें तो सोशल इन्फ्लुएंसर्स के बाजार का तीव्र प्रसार हो रहा है। वर्ष 2025 तक इसका मूल्य 2800 करोड़ रुपए तक हो सकता है। प्रचार गतिविधियों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। साथ ही ASCI ने बताया कि उनके पास जिन विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत की गई है उनसे लगभग 30% इन्फ्लुएंसर द्वारा किए गए उल्लंघन से जुड़े मामले हैं। ठीक है, लोगों के पास सेलिब्रिटीज, उदाहरण के लिए किसी क्रिकेटर के बारे में पर्याप्त जानकारी हो सकती है, किंतु इन्फ्लुएंसर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर के बीच स्पष्टता होनी चाहिए। ये दिशा निर्देश सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर उनकी सामाजिक उत्तरदायित्व को सुलझाने, सामाजिक उत्तरदायित्व को समझने में सहायता करेंगे। साथ ही ये निर्देश उन्हें उनका अनुसरण करने वाले उपभोक्ता के प्रति अधिक संवेदनशील भी बनाएंगे। भ्रामक मार्केटिंग अर्थात ये सूचित किए बिना विज्ञापन करना कि यह विज्ञापन है। इसके अलावा वे स्वयं के बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं व बीमा, BFSI, स्वास्थ्य एवं पोषण उत्पादों एवं सेवाओं के क्षेत्र में विशेषज्ञ होने का दावा करते हैं, परंतु लेकिन वास्तविकता इससे अलग हो सकती हैं। ऐसे में दिशा निर्देश लागू करने में चुनौतियां क्या क्या आ सकती हैं। तो दिशा निर्देश लागू करने में चुनौतियां ये तो इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती संख्या में नए विनियमन को कठिन बना दिया है। दिशा निर्देश के बारे में लोगों और इन्फ्लुएंसर्स के बीच में जागरूकता कम है। अनुचित प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर और अस्वीकरण यानी कि डिस्क्लेमर की प्रवृत्ति देखी जाती हैं। ऐसे में निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है कि ये दिशा निर्देश
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने में सहायता करेंगे। साथ ही भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाकर विज्ञापनों में पारदर्शिता लाएंगे। इसके अलावा ये उपभोक्ताओं को प्रचार सामग्री पहचान करने, उपभोक्ताओं एवं सेवाओं पर सोच विचार कर निर्णय लेने में मदद करेंगे। तो ये है हमारी आज की खबर। अगली खबर पढ़ते हैं। अब अगली खबर है जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ये काम करते हैं। इससे जुड़ी हम चीज़ें देखेंगे। देखिए, हाल ही में जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम एक्ट 2023 पारित किया गया है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को संशोधित करेगा। ठीक है, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के मुख्य उपबंधों पर एक नजर डालें तो ये भारत में जन्म और मृत्यु के ये विनियमन और पंजीकरण का प्रावधान करता है पुराने वाला। इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु भारत के रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई की नियुक्ति का प्रावधान करता है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई, तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, इसका जो आयुक्त और ये जो रजिस्ट्रार का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। 1961 में इसको स्थापित किया गया था। गृह मंत्रालय के अधीन ये रहता है। जनगणना का संचालन करना, जन्म मृत्यु के पंजीकरण के कार्यान्वयन की निगरानी करना। रजिस्ट्रार जनरल की बात करें तो भारत के जनगणना आयुक्त को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण आरबीडी, ठीक है, आरबीडी अधिनियम 1969 के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल के रूप में नामित किया गया है। मतलब रजिस्ट्रार जनरल के रूप में भी नामित किया गया है। इस अधिनियम के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल के रूप में भी नामित किया गया है जनगणना आयुक्त को। ठीक है, इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु भारत के रजिस्ट्रार जनरल की नियुक्ति का प्रावधान है। इसमें नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। इस अधिनियम को राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर लागू करने हेतु राज्य स्तर पर मुख्य रजिस्ट्रार, जिला स्तर पर जिला रजिस्ट्रार और स्थानीय स्तर पर रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इसमें रजिस्ट्रार को जन्म में मृत्यु की रिपोर्ट सौंपने के लिए कुछ विशेष लोगों जैसे अस्पताल में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया। ये रजिस्टर से किसी भी व्यक्ति के जन्म या मृत्यु से संबंधित प्रमाण प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। घर में होने वाली जन्म या मृत्यु के संबंध में घर के मुखिया का यह कर्तव्य है कि वह आरजीआई को इसकी रिपोर्ट दें। यदि जन्म या मृत्यु किसी अस्पताल में होती हैं तो इसकी रिपोर्टिंग के लिए उस अस्पताल का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी उत्तरदायी होता है। बच्चे के नाम के बिना जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। वर्ष 2019 तक राष्ट्रीय स्तर पर जन्म और मृत्यु के आंकड़ों का पंजीकरण जो है, जन्म के आंकड़े 93% और मृत्यु के आंकड़े 92% पंजीकरण स्तर पर हुए। वर्ष 1969 के अधिनियम को अभी भी संशोधित नहीं किया गया था, इसलिए निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए नया संशोधन लाया गया है। अब क्या संशोधन इसमें किए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सामाजिक परिवर्तन और तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने और इस अधिनियम को और अधिक नागरिक अनुकूल बनाने हेतु, इसके अलावा लोक सेवाओं और सामाजिक लाभों का कुशल एवं पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने हेतु, इसके अलावा देखें तो जन्म और मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 के मुख्य उपबंधों पर एक नज़र डालें तो जन्म और मृत्यु डेटाबेस, इस अधिनियम में यह उपबंध किया गया है कि भारत का रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई पंजीकरण, जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखेगा। पंजीकृत जन्म मृत्यु के आंकड़ों को राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ साझा करने का दायित्व मुख्य रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार को सौंपा गया है। राज्य स्तर पर मुख्य रजिस्ट्रार भी ऐसा ही डेटाबेस बनाए रखेगा। अगला है इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र। अधिनियम के तहत जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों को डिजिटल प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा देखें तो जन्म पंजीकरण के मामले में माता पिता और सूचना देने वाले का आधार नंबर भी इसमें दर्ज किया जाएगा, आधार से लिंक किया जाएगा। इसके अलावा देखें तो कनेक्टिविटी डेटाबेस, इसमें अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय डेटाबेस को जनसंख्या रजिस्ट्रार, मतदाता सूची, राशन कार्ड जैसे अन्य डेटाबेस तैयार करने या अन्य डेटाबेस तैयार करने बनाए रखने वाले अन्य अधिकारियों को भी उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अलावा देखें तो जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग, जन्म से संबंधित जानकारी का उपयोग शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, मतदाता सूची तैयार करने, सरकारी पद पर नियुक्ति सहित अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। अपील प्रक्रिया, रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार
द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई या आदेश से असहमत कोई भी व्यक्ति कोई भी असहमत व्यक्ति जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकता है। इस अधिनियम से संबंधित चिंताएं क्या हैं? चिंताएं यह है कि ये मूल अधिकार के विरुद्ध हैं। कैसे? जन्म प्रमाण पत्र के बिना स्कूल में प्रवेश न देना अनुच्छेद 21(a) के तहत शिक्षा के मूल अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र के बिना स्कूल में प्रवेश न देना 21(a) के अंतर्गत एक मूल अधिकार का उल्लंघन, क्योंकि 21(a) कहता है किसी भी प्रकार से बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलवाया जाए, पढ़ना चाहिए बच्चा। ठीक है, और जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना तो ऐसे में स्कूल के अंदर दाखिला नहीं मिलेगा, तो ये 21(a) का उल्लंघन ही हुआ। किसी व्यक्ति के डेटाबेस को डेटाबेस से लिंक करने के लिए उस व्यक्ति की सहमति की आवश्यकता नहीं है। ये उपबंध निजता के अधिकार के खिलाफ है। मान लो किसी व्यक्ति के डेटा को डेटाबेस से लिंक करने के लिए उस व्यक्ति की सहमति की आवश्यकता नहीं है, ये भी एक उल्लंघन है। इसके अलावा देखें तो आयु संबंधी एकमात्र निर्णायक प्रमाण किसी व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होते हैं तो उस अधिनियम में आयु के संबंध में वैकल्पिक प्रूफ या सबूत प्रदान करने का प्रावधान नहीं किया गया है। मतलब एकमात्र कर दिया है, जन्म प्रमाण पत्र होगा तो ही काम चलेगा, ऐसे नहीं चलना चाहिए। इसके अलावा कोई विकल्प ढूंढना चाहिए। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो मान लो सपोज दैट कोई दूसरे डॉक्यूमेंट से काम चला सकते थे। निगरानी की स्थिति देखें तो जन्म और मृत्यु की सूचनाओं को एकीकृत डेटाबेस तक पहुंचने से पहले अपने नामित अधिकारियों से होकर गुजरना होता है। इससे डेटा के अनेक लोगों के सामने प्रकट होने की संभावना उत्पन्न होती है। अब देखें निष्कर्ष। तो अपने कार्यान्वयन के दौरान यह अधिनियम ई गवर्नेंस में मदद करेगा। यद्यपि अधिनियम के तहत डेटाबेस को डेटा के व्यक्तिगत संग्रह जैसे सामान्यतः एक कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित और एक्सेस किया जाएगा के रूप में परिभाषित किया गया है, फिर भी उपर्युक्त मुद्दों से निपटने के लिए सरकार द्वारा गोपनीयता और निगरानी से संबंधित मजबूत कानून लाने की आवश्यकता है। अब हम समझते हैं संक्षिप्त सुर्खियां न्यूज इन शॉर्ट्स। प्रेस और पत्रिका पंजीकरण PRP विधेयक 2023, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पेरियोडिकल्स PRP बिल्स की बात करें तो प्रेस और पत्रिका पंजीकरण PRP विधेयक 2023 राज्यसभा में पेश किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य प्रेस और पुस्तक पंजीकरण PRB अधिनियम 1867 को प्रतिस्थापित करना है। यह अधिनियम देश में प्रिंट और प्रकाशन उद्योग के पंजीकरण को शासित करता है। विधेयक की मुख्य प्रावधान देखें तो केंद्र सरकार देश में एक प्रेस रजिस्ट्रार जनरल PRG को नियुक्त कर सकती हैं। साथ ही PRG को पंजीकरण प्रमाण पत्र को निलंबित रद्द करने का अधिकार दे सकती हैं। यह आतंकवादी या गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े अपराधों के दोषी व्यक्तियों को पत्रिकाएं प्रकाशित करने से प्रतिबंधित करता है। PRB अधिनियम 1867 के तहत उल्लिखित कुछ कृत्यों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। उदाहरण के लिए आपराधिक मामलों की अनुचित घोषणा। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक अपीलीय बोर्ड, प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड का प्रावधान किया गया है। यह बोर्ड PRG द्वारा पंजीकरण देने से इनकार करना, जुर्माना लगाना और पंजीकरण के निलंबन रद्द करने के संबंध में अपीलों की सुनवाई करेगा। किताबों जो PRP अधिनियम 1867 के अधीन थी को PRB विधेयक 2023 के मामलों में रद्द कर दिया गया है। इसका कारण यह है कि एक विषय के रूप में पुस्तकों का प्रबंधन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। विधेयक का महत्व है पत्रिकाओं की पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाता है। साथ ही प्रेस एवं पत्रिकाओं के गवर्नेंस में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए रखता है, विशेष रूप से छोटे और मध्यम स्तर के प्रकाशकों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाता है। तो ये है प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023। प्रेस और पत्रिका पंजीकरण से भी जुड़ा कोई प्रावधान जो है ये आ गया है। PRB अधिनियम 1867 के बारे में जाने तो इसे वायसराय लॉर्ड जॉन लॉरेंस के द्वारा कार्यकाल में पारित किया गया था। 1867 के अधिनियम ने सरकारों को प्रेस को नियंत्रित करने, पुस्तक प्रकाशन को विनियमित करने, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए की मदद की थी। ठीक है, दूसरी खबर है अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023, एडवोकेट बिल 2023। राज्य में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया गया है। इस विधेयक के जरिए टाउटिंग के कृत्य को दंडनीय बनाया गया है। साथ ही विधि व्यवसायी अधिनियम 1869 के कुछ अप्रचलित प्रावधानों को निरस्त करने का भी उपबंध किए गए हैं। विधेयक के प्रावधान देखे हैं तो विधेयक में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक हाईकोर्ट और जिला न्यायाधीश टाउट्स
की सूची तैयार करेगा और प्रकाशित करते हैं। टाउट्स की सूची में नामित ऐसे व्यक्तियों को न्यायालय परिसर में प्रवेश करने से वर्जित किया जाएगा। टाउट एक प्रकार का ब्रोकर होता है जो क्लाइंट को भुगतान के बदले वकील उपलब्ध करवाता है। ठीक है, ये थी हमारी ये खबरें। अब हम समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, लेकिन आज के इस वीडियो में नहीं समझेंगे, अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।